गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज सुना है तेरे सबको? गुड मॉर्निंग सर। सो लास्ट क्लास में हमने एम्पियर्स लॉ का कुछ एप्लीकेशन देखा था। पर्टिकुलर एक ही एप्लीकेशन हमने देखा है, बट एम्पियर्स लॉ एक्चुअली हमने दो पर्पस में यूज करेंगे। जब हमें किसी मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल फाइंड आउट करने वाले ओवर ए क्लोज लूप, एंड अनदर केस अगर हमें करंट पे कुछ सिमेट्रिक रहे, तो उस केस में अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने वाले एट सम पॉइंट, तो उसमें भी हम एम्पियर्स लॉ यूज करके मैग्नेटिक फील्ड आसानी से फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो उसी का ही कुछ एप्लीकेशंस और भी आज हम सीखेंगे। एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ to find out magnetic field. So, एक प्रॉब्लम हमने देखा है लास्ट क्लास में, आज हम देखेंगे क्या हो। अगर मान लेते हैं वी हैव से टू कोएक्सियल कंडक्टिंग सिलिंड्रिकल सेल, लॉन्ग सेल। सो ये मान लीजिए इनर सेल है और ये आउटर सिलेंडर है। सर ये फर्स्ट स्लाइड है। हाँ, सो वी हैव टू कोएक्सियल हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर। इसका ये मान लीजिए कॉमन एक्सिस है। आप इसमें से मान लेते हैं कि दे आर वेरी लॉन्ग, एंड ये जो इनर सरफेस है, इनर कंडक्टर के सरफेस के थ्रू कंडक्टिंग वॉल है, तो यहाँ पे अगर हम इसके वोल्टेज डिफरेंस अप्लाई करें तो आप डायरेक्शन पे कुछ करंट फ्लो होगा। सो इस करंट का वैल्यू हम मान लेते से I1, ठीक है, I1। एंड सेम वे अगर मैं से आउटर सरफेस, आउटर कंडक्टर जो इसके अक्रॉस में भी कुछ वोल्टेज अगर मैं अप्लाई करूँ, एंड इस वोल्टेज का पोलरिटी अगर मैं से चेंज कर दूँ, तो इस केस में मान लेते हैं कि जो करंट है, करंट मान लो से डाउनवर्ड है, और यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है, इस करंट का वैल्यू मान लेते हैं हमसे I2, ठीक है, I2। एंड radius of this inner cylinder, let's say R1, and radius of the outer cylinder is R2. Now, if we want to find out the magnetic field between these three regions, like when R is less than R1, R is between R1 and R2, and R greater than R2. So in three region पे अगर हम magnetic field find out करने चाहें, so using Ampere's law, हम इन तीनों रीजन पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकता हूँ। सो रीजन वाइज अगर हम देखें तो सबसे पहले हम मान लेते हैं फॉर से R लेस देन R1। सो इस रीजन पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने चाहें, ठीक है, तो हमें क्या करना है, अगर इफ यू वांट टू यूज एम्पियर्स लॉ, फर्स्ट स्टेप वी हैव टू ड्रॉ अ एम्पियर लूप। जैसे एम्पियर लूप हम किस प्लेन पे ड्रॉ करते हैं, करंट जिस डायरेक्शन फ्लो तो उसके साथ परपेंडिकुलर प्लेन। तो यहाँ पे करंट देखो इस वर्टिकल प्लेन पे, तो इसके साथ परपेंडिकुलर मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हम ड्रॉ करेंगे। एंड अगर हम यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे ले लूप का डायरेक्शन, तो इस लाइन बराबर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड एम्पियर्स लॉ यूज करें कि इसे B डॉट DL इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I enclosed, बट सी दिस फिगर, इस लूप अगर हम यहाँ पर कंसीडर करें इनसाइड दिस R1 इनर सिलेंडर के भी अंदर, इस लूप के अंदर से कोई भी करंट पास होगा क्या? जो भी करंट है सरफेस के थ्रू फ्लो रहा है, तो इनसाइड दिस विल बी करंट जीरो। सो अगर यहाँ पर करंट जीरो हो और दोनों ही करंट जो है R1 और R2 सरफेस के ऊपर, लॉन्ग सिलेंडर सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब दे हैव सिलिंड्रिकल सिमेट्रिक। सो अगर सिलिंड्रिकल सिमेट्रिक हो तो B डॉट DL का वैल्यू अगर जीरो हो तो डेफिनेटली B का वैल्यू क्या होना चाहिए इस रीजन पे? जीरो होंगे। सर सिमेट्रिकल तभी होता है ना जब आर का ही फंक्शन हो, आर कैप का डायरेक्शन हो, लेकिन यहाँ पे तो जेड कैप का है। हाँ, करंट फ्लो जो डायरेक्शंस पे है, बट अगर मान लीजिए ऑब्जर्वर इस एक्सिस के ऊपर है,
तो यहाँ से r डिस्टेंस दूरी पे हर पॉइंट पे इसको सेम करंट दिखाई देंगे और सेम डायरेक्शन से फ्लो होते दिखाई देंगे। यस सेम इस सरफेस के ऊपर भी हर पॉइंट पे सेम डायरेक्शन पे होंगे एंड सेम अमाउंट ऑफ करंट होगा, है ना। सो इसलिए आप बोल सकते हो कि इट्स अ सिलिंड्रिकल सिमेट्री। जैसे हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में देखा था, सेम आपको यहाँ पर भी चेक करना है। सो नेक्स्ट क्या है, फॉर रीजन r लेस देन r2 ग्रेटर देन r1। सो इस रीजन पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने चाहें, सो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेंगे। सो इस रीजन पे कोई भी एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं हम फर्स्ट से, मान लेते हैं ये एक पॉइंट है, हमें इस पॉइंट पे मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ये रीजन किस पॉइंट पे है, r1 और r2 के बीच में है। सो सेंटर से इस डिस्टेंस को r मान के फर्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लूप बनाएंगे। लूप का डायरेक्शन अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे लें, सो अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ इस रीजन पे भी हम क्या लिखेंगे कि b डॉट dl is equals to mu naught I enclosed। से दिस फिगर के ये जो लूप है, इस लूप के अंदर से करंट कितना होगा, जो इनर सिलेंडर के सरफेस के थ्रू फ्लो रहा है ना, क्योंकि इनर सिलेंडर कंप्लीट इस लूप के अंदर है। आप इनर सिलेंडर जो है, इनर सिलेंडर के सरफेस में टोटल कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो रहा है, I1। और किस डायरेक्शन पे फ्लो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन पे। लूप आपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे ले रखा है, तो यहाँ पर करंट अगर अपवर्ड डायरेक्शन पे हो तो हम इस करंट को क्या लेंगे, पॉजिटिव। और करंट अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन पे तो हम क्या लेंगे, नेगेटिव। सो यहाँ पर जो लूप वन है, ये जो लूप है, इस लूप के अंदर से जो इनर सरफेस में करंट फ्लो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि बी, और सेंटर से एक्सिस से डिस्टेंस अगर आपका r हो तो ये क्या होंगे, b इंटू 2πr इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I1। ठीक है, म्यू नॉट I1। सो यहाँ से अगर हम b फाइंड आउट करने चाहे तो b विल बी म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2πr। ठीक है, b इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाय 2πr। अब देखो यहाँ पर करंट अगर अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो, इसका मतलब b डॉट dl का वैल्यू हमने पॉजिटिव ले रखा है ना, b डॉट dl हमने पॉजिटिव लिया, इसका मतलब क्या, dl का डायरेक्शन जिस बराबर है b का डायरेक्शन उसी बराबर होंगे। सो यहाँ पर अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखे तो क्या लिखेंगे, करंट अगर से जेड डायरेक्शन पे, इसका जो एक्सिस है, एक्सिस अगर आपका से जेड डायरेक्शन जेड एक्सिस के पैरेलल हो तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर किस डायरेक्शन पे जनरेट होंगे, फाई कैप। ठीक है, सो अभी तक हमने दो रीजन पे करंट मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया, इनसाइड दिस इनर सरफेस है ना, इनर सिलेंडर का इनसाइड पे हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट किया, जहाँ पर हमने देखा कोई भी करंट नहीं है, तो जिसकी वजह से इस रीजन पे मैग्नेटिक फील्ड होगा 0। बट जैसे इनर सरफेस का आउटर सरफेस आ जाएंगे, मतलब इस R1 और R2 के बीच में अगर हम किसी पॉइंट पे देखें, सो यहाँ पर अगर हम एक लूप बनाए तो इसके अंदर से I1 करंट फ्लो होगा एंड अपवर्ड डायरेक्शन पे करंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होंगे। और इस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, म्यू नॉट I1 2πr फाई कैप। ठीक है, और एक रीजन है कि व्हेन r इज ग्रेटर देन r2। सो r अगर ग्रेटर देन r2 हो तब क्या होना चाहिए, हाँ सर मैग्नेटिक फील्ड का सर डायरेक्शन फाई कैप सर ऐसे सोच के निकाला है कि कोई मैथमेटिकल चीज है, मैथमेटिकल चीज है, बायस लॉ से ही तो सब कुछ आए, करंट जेड डायरेक्शंस पे, आर कैप डायरेक्शंस पे, जेड कैप आर कैप करो किस डायरेक्शंस पे जाएगा, सर फाई कैप में। हो गया ना। सर जो पहले वाला केस है उसमें सर 0 हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन जो हाँ। हम पिछली क्लास में देखा था सर उसमें तो 0 नहीं हो रहा था सर, जब सिलेंडर देखा था हाँ। हमने। उस केस में 0 इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि वहां पे वॉल्यूम से करंट फ्लो हो रहा था। यस यहाँ पर कहाँ पर करंट फ्लो हमने बोला है, सर। ये हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर मतलब कंडक्टिंग मीडियम सिर्फ सरफेस के ऊपर है, तो सरफेस के ऊपर से करंट फ्लो होगा, तो इसीलिए अंदर अगर करंट इंक्लूड 0 है लूप के अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगे, 0 होंगे। फॉर r ग्रेटर देन r2, सो अगेन अगर हम इस फिगर को और एक बार देखें तो यहाँ पर हमें किस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, आउटसाइड पे किसी भी पॉइंट पे, से मान लो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, एक्सिस से इस डिस्टेंस को r मान के ऐसे एक लूप बनाओ। ठीक है, और फिर इस लूप का डायरेक्शन हमेशा हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे लेंगे,
सो लूप का डायरेक्शन अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे ले, अपवर्ड डायरेक्शन पे करंट फ्लो को पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड करंट फ्लो को हम क्या लेंगे नेगेटिव। सो इस पॉइंट इस लूप पर अगर हम एम्पियर्स लॉ यूज करें यहाँ पे, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। अब ये जो थर्ड लूप है ये आ जाएगा b इंटू टू पाई आर। अब थर्ड लूप के अंदर इनक्लोज करंट कितना होना चाहिए, I1 minus I2. देखो I1 जा रहा अपवर्ड डायरेक्शन पे और I2 भी है, वहां पे आउटर सरफेस जो है वो भी उस लूप के अंदर है, बट उसमें करंट किस डायरेक्शन पे, डाउनवर्ड है। सो हमेशा हम अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे अगर हम लूप का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे ले रखा है तो। सो B1 I1 माइनस I2, ठीक है, I1 माइनस I2। सो यहाँ से अगर हम B लिखें तो B का वैल्यू क्या लिखोगे, म्यू नॉट I1 माइनस I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई R। इसका भी डायरेक्शन किस बराबर लिखेंगे हम, फाई कैप बराबर। अब देखो इफ I1 इज ग्रेटर देन I2 तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन पे होंगे, फाई कैप बराबर, है ना। अब I1 अगर I2 से ज्यादा हो तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या होंगे, फाई कैप बराबर होंगे, क्योंकि नेट करंट तब हमें किस डायरेक्शन से फ्लो होते दिखाई देंगे, इफ I1 इज ग्रेटर देन I2 हो, Upward. अपवर्ड डायरेक्शन पे दिखाई देंगे नेट करंट, तो जिसकी वजह से हमें फ्लक्स का मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन होंगे, फाई कैप। इफ I2 इज ग्रेटर देन I1 तब क्या होंगे, यहाँ पे देखो नेट करंट डाउनवर्ड होगा, नेट करंट अगर डाउनवर्ड हो जाए तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन होना चाहिए, Minus 5. माइनस फाई कैप, माइनस फाई कैप यहाँ से आएंगे। थर्ड कंडीशन क्या है, इफ I1 इज इक्वल्स टू I2, ठीक है, दोनों का अगर करंट सेम हो जाए तब क्या होंगे, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड 0. जीरो, ठीक है। जितना इनर बल की वजह से जनरेट होंगे उतना आउटर बल की वजह से जनरेट होंगे, नेट क्या होंगे करंट, नेट फ्लक्स जो है, नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जीरो हो जाएंगे, ठीक है। सो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप पूछे, तो एक है सॉलिड सिलेंडर था, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, जहां पर करंट वॉल्यूम के थ्रू फ्लो हुआ था, तो उस केस में भी हम इनसाइड आउटसाइड पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने सीखे। आज हम कुछ हॉलो को एक्सियल सिलेंडर लिया जिसमें सिर्फ सरफेस के ऊपर करंट फ्लो हो, तो उस केस में इनसाइड पे मैग्नेटिक फील्ड होंगे जीरो, जहाँ पर कोई भी इनक्लोज करंट नहीं है। लेकिन अगर आप एक ऐसी लूप बना दोनों को एक्सियल लूप के बीच में, दोनों सिलेंडर के बीच में, तो वहां से सिर्फ I1 करंट अपवर्ड डायरेक्शन फ्लो होंगे, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होंगे। और अगर हम दोनों सिलेंडर का आउटसाइड पे देखें तो दोनों का ही कंट्रीब्यूशन हमें देखना है। दोनों अगर सेम डायरेक्शंस पे करंट फ्लो होता तब यहाँ पर क्या लिखता हूँ, I1 I2 दोनों अगर अप डायरेक्शंस पे होता था Sir, I1 plus I2. दोनों यहाँ पे प्लस हो जाता है, ठीक है। बट यहाँ पे एक अप डायरेक्शन पे एक डाउनवर्ड है, तो एक होंगे पॉजिटिव और दूसरा होंगे नेगेटिव। और दोनों अगर इक्वल हो जाए और ऑपोजिट डायरेक्शन पे हो तब आउटसाइड पे भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगे, जीरो हो जाए, ठीक है। आप और एक एप्लीकेशन देखेंगे जो लास्ट क्लास में देखो आप लोगों को बताया गया था कि सोलिनॉइड बेसिकली क्या है, वायर को अगर हम एक सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर सरफेस के ऊपर बैंड मतलब रोटेट कर दें, है ना, तो उस टाइम पे जो स्ट्रक्चर क्रिएट होता है उस टाइम क्या बोलते हैं, सोलिनॉइड। तो ऐसे लॉन्ग सोलिनॉइड अगर हम देखें तो लॉन्ग सोलिनॉइड को अगर हम दो पॉइंट को कनेक्शन कर दें ना, दो पॉइंट को कनेक्ट कर दें तो उससे क्या बोला जाता है, इंटलेस सोलिनॉइड, बाय इसका एक नाम है क्या, टोरॉइड। सो ऐसे एक स्टेट सोलिनॉइड था मान लीजिए ऐसे। अब इस स्टेट सोलिनॉइड को अगर हम ऐसे सर्कल बराबर बैंड कर दें, ये जो स्ट्रक्चर बनेंगे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, टोरॉइड। सो इसमें अगर करंट आई फ्लो, ठीक है, करंट आई फ्लो और इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ अगर से आपका n हो, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ अगर ए हो, n हो, तो इस केस में हमें क्या करना है कि इस टॉरॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होंगे उस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होंगे हमें फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पर लिखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टॉरॉइड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टॉरॉइड। सो
यहाँ पे आप इस फिगर को 3D में इमेजिन कर सकते हो ना, कुछ इस तरीका से ऐसी, मतलब बहुत सारे अगर हम से सर्कल बनाए, डिस्क बनाए और डिस्क को एक सर्कल बराबर ऐसे अगर हम रखते हैं तो हमें जो शेप मिलेगा वो शेप आएगा 3D में। ठीक है, सो अब देखो जैसे हमने सिलेंडर को एक वर्टिकल प्लेन से कट किया था ना सोलिनॉइड को, तब हमें एक सरफेस से एक वर्टिकल सरफेस मिला था जिस सरफेस के एक साइड पे करंट अपवर्ड डायरेक्शंस पे था, दूसरे डायरेक्शंस पे करंट इनटू द पेज था। ठीक है, तो सेम है अगर हमें सिलेंडर ये जो सोलिनॉइड ये जो टॉरॉइड है, इस टॉरॉइड को अगर एक वर्टिकल प्लेन से ऐसे कट कर दे हम, ठीक है, मिड बराबर प्लेन से अगर हम इसे कट कर दें तो हमें यहाँ पर क्या दिखाई देंगे, हमें यहाँ पर भी एक ऐसी वर्टिकल प्लेन मिलेगा जिस वर्टिकल प्लेन पे हम ये दिखाई देंगे कि अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो तो ये जो सरफेस है इस सरफेस के ऊपर करंट होगा आउट ऑफ द पेज, ठीक है। सो करंट ऐसी फ्लो है तो फिर इधर से इनटू द पेज होगा, तो इस सरफेस के ऊपर हमें करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होते दिखाई देंगे, इनटू द पेज। ठीक है, सो ऐसे अगर हम इस टॉरॉइड को एक वर्टिकल प्लेन से कट कर दें तो हमें कुछ इस तरीका से एक वर्टिकल प्लेन मिलेगा जहां पे इस सरफेस में हमें दिखा देंगे करंट अपवर्ड डायरेक्शन पे, इस सरफेस में करंट इनटू द पेज है। सो अब देखो यहाँ से जितना अमाउंट ऑफ करंट आउट ऑफ द पेज होंगे इस सरफेस को, उतना अमाउंट ऑफ करंट इनटू द पेज होगा, है ना। टॉरॉइड पर आप देख सकते हैं यहाँ से जितना अमाउंट ऑफ करंट इतना ही करंट यहाँ पर इनटू द पेज होगा। सो अगर ऐसी हो तो अगर हम मान लेते हैं से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहता हूँ, ठीक है, तब अगर हम ऐसे एक एम्पियर्स लूप अगर हम कंसीडर करें, क्योंकि इस प्लेन पे करंट वर्टिकल डायरेक्शंस पे, तो इसी प्लेन पे हम लूप बनाएंगे। सो ये अगर आपका से एम्पियर्स लूप हो तो इस लूप के अंदर टोटल इनक्लोज करंट क्या होगा, यहाँ पे जितना करंट अपवर्ड डायरेक्शंस पे उतना ही करंट इनटू द पेज है, तो ये जो हमने लूप बनाया इस लूप के अंदर टोटल इनक्लोज करंट क्या होंगे, 0 सो इस लाइन के ऊपर अगर से मैग्नेट इस लूप के अंदर टोटल इनक्लोज करंट अगर 0 हो तो इस लूप के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होंगे, 0 होंगे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड 0 होंगे। सेम सर लेकिन ऐसे हॉरिजॉन्टल की तरफ भी तो करंट फ्लो कर रहा है ना। क्या सर मतलब ऐसे सर्कल जैसा है ना, तो फिर हॉरिजॉन्टल की तरफ भी तो सिर्फ दो वायर तो नहीं है, ऐसे सर्कुलर में फ्लो कर रहे हैं, तो फिर हॉरिजॉन्टल की तरफ भी करंट होगा। सर्कल, आप इसको दूसरे ना सोचिए, 3D में आपको समझ में आया ना स्ट्रक्चर कैसे, ऐसे सर्कल था, करंट ऐसे फ्लो हो रहा था। यस सर। तो अगर हम ऐसे ऐसे वर्टिकल प्लेन ऐसे कट कर दें इस डायरेक्शन पे, ठीक है, यस तो आप इधर से देखोगे तो इधर से अपवर्ड इधर से डाउनवर्ड करंट फ्लो होते दिखाई देंगे आपको, यस है ना। सो उस प्लेन पे अगर हम इस लूप बनाए, सो इधर से मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज होगा, हम एक लाइन कंसीडर कर लेते हैं, मान लो यहाँ पर है। सो यहाँ पे अगर आउट ऑफ द पेज हो तो इसके वजह से इस लाइन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन पे जनरेट होगा, लेफ्ट की तरफ। इस पॉइंट इस यहाँ पे देखो आउट ऑफ द पेज है तो ये लेफ्ट की तरफ जनरेट होंगे, और यहाँ पर किस डायरेक्शन पे राइट इनटू द पेज है, तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन पे जनरेट होगा, राइट की तरफ। राइट की तरफ। एक दूसरे को क्या करेंगे यहाँ पे कैंसिल आउट कर देंगे। सो जिसकी वजह से अगर हम आउटसाइड पे देखें सोलेनॉइड टॉरॉइड का, सो इधर आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि एम्पियर्स लूप अगर हम बनाए तो एम्पियर्स लूप के अंदर टोटल इनक्लोज करंट क्या होंगे, 0 होंगे, तो जिसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगे, 0 होंगे। सेम अगर हम एम्पियर्स लूप यहाँ पर कंसीडर करें, ये अगर आपका से एम्पियर्स लूप हो तो इस लूप के अंदर भी टोटल इनक्लोज करंट कितना है, ये जो लूप है इस लूप के अंदर इनक्लोज करंट क्या है, 0 है। तो इस लूप के अंदर अगर इनक्लोज करंट 0 तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगे इस रीजन पे, 0। ठीक है, तो सोलिनॉइड के आउटसाइड पे, है ना, इस पॉइंट से और इस पॉइंट, इसके आउटसाइड पे किसी भी पॉइंट पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करें टॉरॉइड के आउटसाइड पे, तो हमेशा हमें मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेंगे, 0 मिलेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा हमें क्या मिलेंगे, 0 मिलेंगे। लेकिन अगर हम
इन दोनों ये लाइन और इस सरफेस के बीच में अगर हम देखें तो यहाँ पर कोई पे एक से एम्पियर्स लूप ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे ये मान लो से आपका एम्पियर्स लूप है। इस एम्पियर लूप का से रेडियस अगर से आर हो, इस लूप के अंदर इनक्लोज करंट कितना होगा, कितना होंगे? अच्छा, यहाँ पे पर यूनिट लेंथ पे नंबर ऑफ टर्न्स ना लिख के मान लो टोटल टॉरॉइड पे जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो मान लीजिए कैपिटल एन। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द टॉरॉइड, टॉरॉइड में जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है वो अगर आपका एन हो, सो यहाँ पे कितना लाइन हमें इन होते दिखाई देंगे? एंड एन नंबर ऑफ लाइन इन होते N. दिखाई देंगे। तो एन नंबर ऑफ लाइन इन हो और ईच लाइन के ऊपर करंट अगर आई हो तो टोटल करंट क्या होंगे? इंक्लूड I. करंट इसके अंदर आई इंटू एन। सो जब हम इस एम्पियर्स लूप सॉलिड टॉरॉइड का इनसाइड पे कंसीडर करेंगे तब देखो हमें अगर यहाँ पर एम्पियर्स लॉ यूज करें बी डॉट डी एल, सो इस केस में हमें करंट जो है ये क्या होंगे? म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। सो यहाँ पर बी इंटू 2 पाई आर म्यू नॉट, एंड इस लूप के ये जो लूप है एम्पियर्स लूप हमने बनाया टॉरॉइड का इनसाइड पे, तब इसके अंदर टोटल इनक्लोज करंट हमें क्या मिलेंगे? एन इंटू आई। सो यहाँ से अगर हम बी फाइंड आउट करें तो बी इक्वल्स टू हमें क्या मिलेंगे? म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। ठीक है, म्यू नॉट एन डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। सो यहाँ पर भी जो मैग्नेटिक फील्ड है सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड किस रीजन पे जनरेट होंगे? यहाँ से और इसके बीच में होंगे। इसके आउटसाइड पे देखोगे इस लाइन और इस लाइन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा एक दूसरे का ऑपोजिट डायरेक्शंस पे होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर भी जीरो हो जाएंगे और आउटसाइड पे भी एक दूसरे का ऑपोजिट डायरेक्शंस पे होंगे, तो जिसकी वजह से क्या होंगे? आउटसाइड पे भी मैग्नेटिक फील्ड हमें जीरो मिलेंगे। अब इससे भी देखो ये जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं इस पूरे लूप के ऊपर ही होंगे। ये जो हमने एम्पियर्स लूप बनाया 3D में अगर आप इसे सोचोगे तो एक्चुअली ये पूरे 2 पाई आर जो है उस लेंथ के ऊपर होंगे, होगा कि नहीं? तो n नंबर ऑफ टर्न्स जो होंगे। यस सो इस n डिवाइडेड बाय 2 पाई आर हम क्या लिख सकता हूँ? इस लूप का टोटल लेंथ है 2 पाई आर, एंड इस टोटल लेंथ के ऊपर नंबर ऑफ टर्न्स है n, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना होना चाहिए? Small n 2 pi. n डिवाइडेड बाय 2 पाई आर ही होगा, है ना? तो इससे अगर हम स्मॉल n से लिखे तो क्या लिखोगे? म्यू नॉट n आई। सो एक टॉरॉइड जो है, टॉरॉइड क्या है? इंटलेस सॉलिनॉइड है। सो इंटलेस सॉलिनॉइड मतलब इनफाइनाइट सॉलिनॉइड है, तो इनफाइनाइट सॉलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड यही था म्यू नॉट एन आई, एंड टॉरॉइड सरफेस टॉरॉइड के अंदर भी जो मैग्नेटिक फील्ड होंगे अगर पर यूनिट लेंथ पे नंबर ऑफ टर्न्स आपका से n हो तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगे? म्यू नॉट एन आई। एंड टॉरॉइड का भी जो क्रॉस सेक्शन होगा इस क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हमें क्या मिलेंगे? सेम मिलेंगे, यूनिफॉर्म होंगे म्यू नॉट एन आई। तो ये आप थोड़े से ध्यान रखोगे, ठीक है? नेक्स्ट क्या है? ये लास्ट वाला समझ में नहीं आया, म्यू नॉट एन आई वाला। क्यों? तो म्यू नॉट स्मॉल एन आई वाला समझ में नहीं आया। म्यू नॉट स्मॉल एन आई कैसे हुआ है? यस सर। इसमें इस लूप में आप ये मान लो एक सिलेंडर है ना, सिलिंड्रिकल सरफेस है ऐसे, तो इसको अगर आप ऐसे बैंड कर दोगे, ऐसे रोटेट कर दोगे और इसके ऊपर अगर हम वायर ऐसी रैप कर दें तो वो जो स्ट्रक्चर होंगे वो हमें क्या मिलेंगे? टॉरॉइड, ठीक है? वो हमें टॉरॉइड। तो अगर हम इस लूप के अंदर से है ना ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर से सेंटर से डिस्टेंस अगर r मान के एक लूप कंसीडर करें, ठीक है? एक लूप कंसीडर करें, सो इस लूप का टोटल लेंथ कितना होना चाहिए? 2 पाई आर। यस Yes, sir. 2 pi r. एंड इसके ऊपर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अगर आपका से n हो तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना होना चाहिए? Sir, n upon 2 pi r. n अपन 2 पाई आर, ये लिखा गया n अपन 2 पाई आर इक्वल्स टू स्मॉल n। सर इसमें आउटसाइड पर सर करंट कैसे जीरो हो रहा है? थोड़ा सर इमेजिनेशन नहीं हो रहा है। यहाँ से जितना करंट फ्लो होंगे यहाँ से उतना ही करंट इन होगा। लेकिन सर एक ही डायरेक्शन में ना है तो फिर तो मैग्नेटिक फील्ड एक ही करंट है, या अपवर्ड डायरेक्शंस पे डाउनवर्ड डायरेक्शंस पे, एक ही डायरेक्शंस पे कैसे होंगे करंट? अब ये सरफेस है, अब सॉलिड ये अगर ऐसी रैप करा गया है तो इधर से आउट ऑफ द पेज होंगे, इधर से इनटू द पेज होगा ना। ये आपको सेम डायरेक्शंस पे दिखाई दे रहा है क्या?
यहाँ पे sir, सर्कल के अंदर क्रॉस लिखा गया, देखो ढंग से, ये क्रॉस है एक और ये डॉट आउटसाइड है। है, एक आउटसाइड है, एक इनसाइड है, लेकिन सर डायरेक्शन तो सर डायरेक्शन तो एक लूप में तो सर करंट का डायरेक्शन तो वही है सर। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इससे पे एक लाइन को कंसिडर कर लो, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन पे होगा? राइट इस सर। डायरेक्शन पे होंगे, है ना? नहीं सॉरी, लेफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन पे होंगे, टुवर्ड्स लेफ्ट की तरफ होंगे यहाँ पे, इस डायरेक्शन पे होंगे, क्योंकि करंट आउट ऑफ द पेज ऐसी है, ठीक है। और यहाँ पर करंट क्या है, इनटू द पेज है, तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन पे होगा? इस डायरेक्शन पे होंगे यहाँ पे। इस सरफेस का आउटसाइड पे किसी भी पॉइंट पे देखो, इसके वजह से जिस डायरेक्शन पे होंगे, इसके वजह से इसका ऑपोजिट डायरेक्शन पे होगा। यहाँ पर जितना करंट है यहाँ पर भी उतना ही करंट है, तो इस रीजन पे क्या होंगे, मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएंगे। कैंसिल। अब सेम है, अगर आप यहाँ पर भी देखोगे, ये मान लो पॉइंट है, तो इसके वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन पे होगा? अब देखो इनटू द पेज करंट फ्लो रहा है, तो ऐसे रोटेट करके इधर मैग्नेटिक फील्ड इधर आएंगे इस डायरेक्शन पे, और इसके वजह से इस डायरेक्शन पे होगा, तो ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। सर जो करंट पेज के पैरेलल नहीं होगा उसका क्या, जो अरे ऊपर कौन और सा नीचे? पेज का पैरेलल होंगे? वर्टिकल प्लेन अगर कटोगे तो एक ही प्लेन दिखाई देंगे ना। आप ये सर्कल है तो आप किसी भी प्लेन को कट कर लो, सभी प्लेन आपको ऐसे ही दिखाई देंगे, पैरेलल कैसे फ्लो हो जाएंगे पेज का? पेज का पैरेलल कैसे फ्लो होंगे बताओ? डिस्टेंस तो पॉइंट का ये अगर आपका वायर अगर ऐसी बेंड रहे तो पेज के पैरेलल पे कैसे फ्लो होंगे? कोई करंट इधर, कोई करंट फ्लो होगा क्या इस डायरेक्शन पे? लूप बनाकर होगा सर। डिस्टेंस तो पॉइंट्स अलग अलग है, फिर भी इफेक्ट सेम होगा। क्या होंगे? तो सर डिस्टेंस जो है, जो पॉइंट हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो एक पॉइंट कर रहा है जहां पर हम लोग बोल रहे हैं कि इफेक्ट दोनों का सेम होगा, कैंसिल कर देंगे, तो दोनों का सर डिस्टेंस अलग अलग फिर भी इफेक्ट सेम ही होगा। इन दोनों ऑलमोस्ट सेम ही माना जाता है, मतलब इनके बीच में जो डिस्टेंस है सोलिनॉइड का, अगर जो आपका डायमीटर मतलब रेडियस है, वो रेडियस अगर लार्ज कर दोगे फिर 0 नहीं होगा। ओके सर। सो यहाँ पे इनसाइड पे मैग्नेटिक फील्ड होंगे, और इस आर का वैल्यू देखो, चाहे आप लूप का रेडियस यहाँ से लेके यहाँ पर लोगे, आर का वैल्यू अगर यहाँ से लेके यहाँ तक वेरी करो, हर पॉइंट हर मतलब लूप का जो भी लेंथ होंगे, उस पूरे लूप के अंदर से टोटल करंट हमेशा क्या होंगे, n इंटू आई, सो टोटल नंबर ऑफ एन होगा, तो जिसके वजह से आप इसको लिख सकते हो टोटल एन डिवाइडेड बाई 2πr, इसका वैल्यू क्या होंगे, स्मॉल एन, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मान लीजिए से वी हैव ए इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टिंग प्लेन, ठीक है, इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टिंग प्लेन। मान लेते हैं ये जो प्लेन है, ये प्लेन मान लो से XY प्लेन है, ठीक है, एक XY प्लेन है, और इस इनफाइनाइट प्लेन के ऊपर सरफेस में कुछ करंट फ्लो रहा है, मान लीजिए थिन शीट कंडक्टिंग शीट है, इस सरफेस में कुछ करंट फ्लो रहा है, और से करंट फ्लो का डायरेक्शन मान लो आई कैप डायरेक्शन पे, जो सरफेस करंट होगा, तो सरफेस करंट डेंसिटी मान लो हमें गिवन है से के नॉट आई कैप, ठीक है, के नॉट आई कैप। सो अगर XY प्लेन इनफाइनाइट प्लेन हो, तो इस प्लेन है अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन, किसी भी पॉइंट पर अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने वाले, उस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होंगे हम देखेंगे यहाँ पे।
सो एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग प्लेन शीट है और इसके वजह से हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। बट उससे पहले देखो यहाँ पे ये प्लेन अगर इनफाइनाइट प्लेन हो और करंट अगर हर पॉइंट पे से के नॉट इनटू आई कैप हो, यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी हो, सरफेस करंट डेंसिटी, सो इस प्लेन के ऊपर कोई ऑब्जर्वर किसी भी पॉइंट पे खड़ा हो जाए, हमेशा वो सराउंडिंग्स पे जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे किसी भी पॉइंट के अराउंड पे सेम ही होगा हर पॉइंट पे, है ना। इनफाइनाइट प्लेन है। सो इनफाइनाइट प्लेन पे ऊपर चाहे वो यहाँ पर हो, चाहे वो यहाँ पर हो, चाहे और यहाँ पर हो, किसी भी पॉइंट पे खड़ा हो जाए, हमेशा उसको क्या देखेंगे, सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो तो दिखाई देंगे, है ना। सिर्फ उससे आर डिस्टेंस दूरी पे किसी भी पॉइंट पे अगर वो करंट देखे, वो करंट हमेशा के नॉट आई कैप होगा। सो अगर ऐसी हो तो इसका मतलब इस करंट में प्लेन सिमेट्रिक है। सो इस केस में भी हम क्या कर सकते हैं, एम्पियर्स लॉ यहाँ पे यूज करके मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हो। तो मैग्नेटिक फील्ड जब हम फाइंड आउट करेंगे तो एम्पियर्स लॉ यूज करने के लिए फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा जो लूप हम कंसीडर करेंगे एम्पियर्स लूप, उस लूप हमेशा किस प्लेन पे होना चाहिए, मैग्नेटिक करंट फ्लो के साथ परपेंडिकुलर। सो यहाँ पर करंट अगर आपका एक्स वाई प्लेन पे फ्लो रहा है, बेसिकली एक्स डायरेक्शंस पे, तो लूप हम किस प्लेन पे बनाएंगे, वाई जेड प्लेन पे। ठीक है, वाई जेड प्लेन पे। अब इस वाई जेड प्लेन पे करंट लूप बनाएंगे, बट उससे पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम कुछ चीजें यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हम यहाँ पर देखो करंट अगर एक्स डायरेक्शन पे फ्लो हो तो मैग्नेटिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट क्या होना चाहिए किसी भी पॉइंट पे, जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए बताओ, एम्पियर्स बायसवर्ट्स यूज करके बताओ। करंट आई कैप डायरेक्शन से फ्लो हो रहा है तो किसी भी आर्बिटरी पॉइंट पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने चाहें तो क्या होंगे, सर सर डी एन इक्वल कैप क्रॉस आर कैप के डायरेक्शन में होगा। हाँ। के क्रॉस आर पे। अच्छा, एम्पियर्स लूप जो हम बनाते हैं वो हमेशा करंट फ्लो के साथ परपेंडिकुलर प्लेन पे क्यों बनाता है, क्या लॉजिक बताया गया था। सर उसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड सेम होता है हर पॉइंट पर, मतलब कि सिमेट्रिक होता है। हाँ, इसीलिए लूप हम परपेंडिकुलर प्लेन पे बनाया। करंट फ्लो जिस प्लेन पे होता है मैग्नेटिक फील्ड हमेशा उसके साथ परपेंडिकुलर प्लेन पे होंगे, ये बताया गया था कि नहीं। यस सर। सो यहाँ पर अगर करंट आई डायरेक्शन में फ्लो हो तो मैग्नेटिक फील्ड का भी आई कंपोनेंट क्या होंगे, इसके साथ परपेंडिकुलर प्लेन पे मैग्नेटिक फील्ड लाई करेंगे तो आई कंपोनेंट क्या होना चाहिए, जीरो जीरो होना चाहिए। सर इस केस में जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो माइनस वाई कैप के डायरेक्शन में जाएगा। हाँ देखते हैं, हमेशा नहीं, अप डाउन के ऊपर डिपेंड करेगा ना किस डायरेक्शन में होंगे। सिंस करंट इज फ्लोइंग along x cap, so magnetic field, so the x component x component of magnetic field will be 0। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का x कंपोनेंट हमेशा हमें क्या मिलेंगे, 0 मिलेंगे। नॉट ओनली दिस केस, किसी भी पॉइंट पे अगर करंट जिस डायरेक्शन से फ्लो, मैग्नेटिक फील्ड का उस कंपोनेंट हमेशा क्या मिलेंगे हमें, 0। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी हमने एक सिलेंडर केस में भी देखा था, करंट अगर जेड डायरेक्शन से फ्लो, मैग्नेटिक फील्ड का जेड कंपोनेंट कितना होता है, वो फाई कैप डायरेक्शन पे जनरेट हुआ था मैग्नेटिक फील्ड, है ना। सो फाई कैप डायरेक्शन पे जनरेट हुआ मतलब जेड कंपोनेंट क्या मिला हमें, 0 ही होंगे। जीरो। सो यहाँ पर अगर करंट एक्स डायरेक्शन पे हो तो इसका मतलब इस किसी भी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होंगे उस मैग्नेटिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट हमेशा हमें क्या मिलेंगे, 0 मिलेंगे। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट देखो क्या है, ये इनफाइनाइट प्लेन है ना, किसी भी पॉइंट का अगर मैं इसको कट कर दूं तो हमेशा हमें क्या दिखाई देंगे कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होते दिखाई देंगे, है ना। इनफाइनाइट है, आप किसी भी पॉइंट पे मान सकते हैं। तो अगर हम ऐसे जेड एक्सिस के ऊपर किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करके देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का जेड कंपोनेंट क्या होता है, किस डायरेक्शन पे होता है। सो इस जेड एक्सिस के ऊपर अगर हम किसी भी पॉइंट पे अबव द प्लेन बिलो द प्लेन किसी भी पॉइंट पे अगर हम इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा उस मैग्नेटिक फील्ड का अगर हम जेड कंपोनेंट देखने चाहे, ओनली जेड कंपोनेंट, तो उस जेड कंपोनेंट का वैल्यू
क्या होंगे। तो उसके लिए ये जो फिगर है, इस फिगर को मैं थोड़े से मॉडिफाइड करके यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। इनफैक्ट इसी पेज में ड्रॉ कर देता हूँ। आप मान लो इस सरफेस के ऊपर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो रहा है ऐसे, ठीक है। तो आप अगर इधर से देखोगे तो आपको क्या दिखाई देंगे, सिर्फ ये वाला पॉइंट दिखाई देंगे कि करंट ऐसे फ्लो हो रहा है ना। तो अगर मैं इस लाइन को ड्रॉ करूँ, कुछ ऐसे ही ड्रॉ कर सकता है यहाँ पे। यहाँ पे करंट आउट ऑफ द पेज फ्लो हो रहा है ऐसे। ऐसे इमेजिन कर सकता हूँ ना कि करंट हमें हमेशा Yes, इस sir. डायरेक्शन पे, तो प्लेन ऐसी है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन ऐसी है, जेड इसके साथ परपेंडिकुलर। सो अब देखो हमें जेड एक्सिस के ऊपर कोई भी एक पॉइंट कंसीडर करना है, तो एक अप और एक बॉटम दोनों पॉइंट हम कंसीडर करके दिखाते हैं आपको। इस पॉइंट पे मान लेता हूँ हमसे मैग्नेटिक फील्ड का जेड कंपोनेंट हमें देखना है। सो ये एक्स वाई प्लेन है ऐसे, जेड यहाँ पे इस डायरेक्शन पे है, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड का जेड कंपोनेंट देखना है। सो हम क्या कर रहे हैं, ये जो एक्स वाई प्लेन था, इस एक्स वाई प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, जेड से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी, जेड से लेके माइनस इन्फिनिटी। फिर एक्स से लेके ये मान लो वाई डायरेक्शन है, तो जीरो से लेके माइनस इन्फिनिटी है, प्लस इन्फिनिटी है वाई का वैल्यू, और इस साइड पे मान लो जीरो से लेके माइनस इन्फिनिटी। सो इस प्लेन को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ जेड एक्सिस के अबाउट में। तो अगर हम करें यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने चाहे, ठीक है, फॉरगेट अबाउट हाफ प्लेन, सिंपली आप इस लाइन और इस लाइन को देख लो यहाँ पे, ठीक है। ये दोनों लाइन जेड एक्सिस से सेम डिस्टेंस पे होगा दोनों पॉइंट। सो अगर सेम डिस्टेंस पे हो, तो इसके वजह से अगर हम इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने चाहे, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने चाहे, तो इस मैग्नेटिक फील्ड का देखो किस डायरेक्शन में होना चाहिए। ये करंट किस डायरेक्शन में फ्लो, आउट ऑफ द पेज। सो ये अगर आउट ऑफ द पेज हो, तो इसके वजह से, अच्छा मैं इसको कुछ एक लाइन कम कर देता हूँ, इस पॉइंट को हटा देता हूँ यहाँ से। मान लो फर्स्ट पॉइंट जो है यहाँ पर है, यहाँ पर है, मतलब डिस्टेंस थोड़े से ज्यादा होंगे तो हमें अच्छे से विजुलाइज होंगे इस चीज को। सो मान लो ये पॉइंट और इस पॉइंट से, ये दोनों पॉइंट से यहाँ पर करंट वापस डायरेक्शन पे, यहाँ पर आउट ऑफ द पेज है, तो इसके वजह से अगर हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखने से, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन पे होना चाहिए, करंट अगर आउट ऑफ द पेज है तो सर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे होंगे। हाँ, सो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस पे होंगे। तो देखो अगर हम आउट ऑफ द पेज है, तो अगर हम ऐसे एक सर्कल बनाए, कीपिंग दिस पॉइंट को सेंटर मान के, तो इस सर्कल बराबर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होंगे, करंट फ्लो के साथ परपेंडिकुलर प्लेन पे होंगे इस पॉइंट पे। सो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस बराबर होंगे, इसके वजह से इस डायरेक्शन पे होगा, Yes, sir. है ना। इस सर्कल बराबर किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो, अब देखो इस लाइन के वजह से किस बराबर होना चाहिए, ये जो पॉइंट है यहाँ पर जो करंट फ्लो है, इसके वजह से भी अगर हम इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने चाहिए, किस डायरेक्शन पे होगा, Same direction. सेम डायरेक्शन पे होंगे। सो ऐसी सर्कल बनाएंगे, इसका मैग्नेटिक फील्ड, है ना। इस पॉइंट के अराउंड पे अगर हम एक सर्कल बनाएं, ये डिस्टेंस r मान के, तो इस सर्कल बराबर किसी भी पॉइंट पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे हम टेंजेंट ड्रॉ करें, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देंगे। तो इस पॉइंट पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखें इस करंट के वजह से, तो हम इस डायरेक्शन पे मिलेगा। Yes. सो आप देखो यहाँ से ये डिस्टेंस जितना हो, ये डिस्टेंस भी अगर उतना ही हो, यहाँ से भी जितना करंट फ्लो होगा, यहाँ से भी अगर उतना ही करंट फ्लो हो, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड, इससे अगर मैं B1 लिखूँ, इससे अगर B2 लिखूँ, इस B1 और B2 का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, Same. सेम। अब इस B1 का अगर मैं दो डिकम्पोज करूँ, एक कंपोनेंट इधर है, दूसरे कंपोनेंट इधर है, और B2 को भी ऐसे ही मैं दो डायरेक्शन पे अगर डिकम्पोज कर दूं, एक मान लीजिए से इधर है अपवर्ड डायरेक्शन पे, दूसरे इस डायरेक्शन पे होंगे। अब देखो इस एंगल का वैल्यू जितना होंगे, इस एंगल का वैल्यू भी उतना ही होगा, तो जिसकी वजह से इस एंगल और इस एंगल का वैल्यू भी सेम होगा। सो इसका इस बराबर कंपोनेंट, इसका इस बराबर कंपोनेंट सेम होंगे, इसका वर्टिकल डायरेक्शंस पे कंपोनेंट और इसके जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, ये दोनों भी सेम होंगे। तो इस वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को अगर कैंसिल आउट कर दे, तो जेड कंपोनेंट हमें क्या मिलेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन आपका जेड कैप था ना, ये आपका जेड एक्सिस था, तो जेड बराबर कंपोनेंट अगर जीरो मिले, सो जेड कंपोनेंट हम क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का जीरो हो जाएंगे। हमने यहाँ पे सिर्फ दो पॉइंट कंसीडर किया हो, ऐसे आपको इनफाइनाइट पॉइंट होगा,
सिमिलरली यहाँ पर जितना पॉइंट मिलेंगे यहाँ पर भी उतने डिस्टेंस पे एक पॉइंट मिलेगा, है ना। इस पॉइंट का एसोसिएटेड ए पॉइंट है, इस पॉइंट का एसोसिएटेड ए पॉइंट है, इस पॉइंट का एसोसिएटेड ए पॉइंट है। तो ऐसे करते करते अगर हम जेड एक्सिस के ऊपर किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करें, मैग्नेटिक फील्ड का जेड कंपोनेंट हमेशा में क्या मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, 0 जीरो मिलेंगे, जो यहाँ पर मिले। ठीक है। सो फर्स्ट ऑब्जर्व हमने देखा है कि करंट आई कैप डायरेक्शन में फ्लो होंगे प्लेन पे, तो जिसकी वजह से हमें एक्स कंपोनेंट मिलेंगे 0। अब सेकंड क्या है, सेकंड हम क्या देख रहे हैं कि जेड एक्सिस के ऊपर, है ना, इस पे अबव द प्लेन बिलो द प्लेन किसी भी पॉइंट पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का जेड कंपोनेंट फाइंड आउट करें, जेड कंपोनेंट हमेशा हमें क्या मिलेंगे, 0। सर यहाँ पर सर B1 जो माइनस जेड एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाएगा वो सर B2 प्लस जेड एक्सिस के साथ उतना ही एंगल बनाएगा। हाँ। so z component of magnetic field will also be 0। ठीक है। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन पे होगा, किस डायरेक्शन पे है, ये आपका एक्स वाई प्लेन था, एक्स आउट ऑफ द प्लेस है, वाई इस डायरेक्शन पे, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन पे होगा, माइनस में और वाई माइनस जे कैप। तो सिमिलरली अगर आप इस पॉइंट पे कैलकुलेट करके देखो किस डायरेक्शन पे होंगे मैग्नेटिक फील्ड, पॉजिटिव वाई कैप। यहाँ पर भी देखोगे आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का जेड कंपोनेंट हो जाएगा 0। सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस बराबर होगा यहाँ पे। ठीक है, वो भी आप देख सकते हो, यहाँ से लाइन ऐड कर दो, तो ये अगर आउट ऑफ द पेज है तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन पे होगा, इस डायरेक्शन पे होंगे, है ना। और इसके वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड देखोगे तो इस डायरेक्शन पे होगा। सो इन दोनों का एक कंपोनेंट इधर होंगे, दूसरे कंपोनेंट इसका इधर, इसका इधर, ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन पे होगा, पॉजिटिव वाई कैप बराबर। ठीक है, तो वर्टिकल कंपोनेंट 0 मतलब मैग्नेटिक फील्ड का जेड कंपोनेंट हर पॉइंट पे हमें क्या मिलेंगे, 0 मिलेंगे। सो किसी भी पॉइंट पे करंट अगर एक्स वाई प्लेन पे हो तो एक्स वाई प्लेन पे मतलब एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का 3 कंपोनेंट होना चाहिए था, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट। बट करंट अगर से आई डायरेक्शन पे फ्लो और एक्स वाई प्लेन पे फ्लो, तब हम क्या देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट भी 0 होंगे, मैग्नेटिक फील्ड का जेड कंपोनेंट भी 0 होंगे, सिर्फ एक ही कंपोनेंट रह गया, कौन सा कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट। और वाई कंपोनेंट हम ये भी देख रहा हूँ कि अबव द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड होगा नेगेटिव वाई डायरेक्शन पे, एंड बिलो द प्लेन किस डायरेक्शन पे होगा, पॉजिटिव वाई कैप बराबर। ठीक है, सो वंस हमें ये दो इन्फॉर्मेशंस पता है कि यहाँ पर एक्स कंपोनेंट एंड जेड कंपोनेंट 0 होंगे, अब हम यहाँ पे एम्पियर्स लॉ यूज करके देखते हैं। सो ये आपका प्लेन ऐसी है, करंट यहाँ पे आउट ऑफ द पेज फ्लो होते दिखाई देंगे हमें, ठीक है, करंट हमें ऐसा आउट ऑफ द पेज फ्लो तो दिखाई देंगे। अब अगर हमें एम्पियर्स लूप बनाना है तो एम्पियर्स लूप हमने किस प्लेन पे बनाएंगे बोला था, करंट फ्लो के साथ परपेंडिकुलर प्लेन पे। तो करंट अगर ऐसी फ्लो तो एम्पियर्स लूप हमें क्या बनाना है, इस प्लेन के साथ परपेंडिकुलर प्लेन पे बनाना है। सो कैसे बनाएंगे हम यहाँ पे करंट इनक्लोज करने के लिए लूप को कुछ ऐसे बना रहा हूँ, एक रेक्टेंगुलर जैसी लूप बना रहा हूँ। इस लूप का प्लेन ऐसी है, सो इस लूप का हाफ पोर्शन जो है अबव द प्लेन है और हाफ पोर्शन क्या है, बिलो द प्लेन। ठीक है, सो ये आपका ऐसी प्लेन है, वाई इस डायरेक्शन पे, एक्स आउट ऑफ द पेज है, जेड ऐसी है। हम सिर्फ इस वाला इंटरफेस को ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इधर से अगर आप देखोगे तो आपको करंट ऐसी फ्लो होते दिखाई देंगे। सो आप अगर हम लूप ऐसी बनाए और यहाँ पर भी देखो करंट अपवर्ड डायरेक्शन पे, तो हम लूप का डायरेक्शन किस बराबर लेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज लेंगे हम। सो ये डायरेक्शन होगा लूप का, एम्पियर्स लूप है लॉ अकॉर्डिंग। सो अगर हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे लो तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ बी डॉट डीएल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। ठीक है, म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड,
अब इस लूप का एक नाम लिख लेते हैं, ये है बी। सर सर्कुलर लूप क्यों नहीं लिए? क्या सर सर्कुलर लूप? सर्कुलर लूप? देखो हमेशा आपको गाउस लॉ जब बनाया गया था ना, गाउस लॉ में हमने जब गाउसियन सरफेस बनाया था वहां पर क्या कंडीशन था कि चार्ज में जैसे सिमेट्रिक होंगे हम ऐसी सरफेस बनाएंगे ना। तो चार्ज में जब स्फेरिकल सिमेट्रिक था हमने स्फेरिकल गाउसियन सरफेस बनाया था, चार्ज में जब सिलिंड्रिकल सिमेट्रिक था हमने सिलिंड्रिकल सरफेस बनाया था। तो सेम है एम्पियर्स लूप में भी, जब करंट अगर सिलिंड्रिकल आपका सरफेस हो तो उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड सिमेट्रिक होंगे वो सर्कुलर लूप में होता है, तो जिसकी वजह से सर्कुलर लूप बनाया गया था। यहाँ पर अगर प्लेन पे करंट फ्लो हो तो यहाँ पर रेक्टेंगुलर जैसे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, तो उसकी वजह से रेक्टेंगुलर लूप बनाया गया। यस। सो अब अगर देखोगे यहाँ पे इस लूप का अगर मैं एक नाम दे दूं उसे ए बी सी, और इस लूप का टोटल लेंथ जो है, लेंथ मान लीजिए एल, और हाइट अगर से मान लीजिए आपका से एच हो, ठीक है, हाइट मान लीजिए एच हो, तो हमें इस बी डॉट डी एल को इस पूरे लूप बराबर हमें इंटीग्रेट करना पड़ेंगे, ठीक है। तो इसको मैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। बी डॉट डी एल किस पाथ बराबर, हमने से मान लो ये पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ, सो ए टू वी, बी डॉट डी एल बी टू सी, बी डॉट डी एल सी टू डी, प्लस डी टू ये बी डॉट डी एल। दिस इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनक्लोज्ड। अब देखो यहाँ पे सरफेस में करंट फ्लो हो रहा है, तो लूप के अंदर टोटल इनक्लोज करंट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेंगे? एरिया मल्टीपल करोगे, लेंथ मल्टीपल करना है? लेंथ मल्टीपल करना है। कौन सा लेंथ मल्टीपल करना है? करंट फ्लो के साथ परपेंडिकुलर वाला और सरफेस के ऊपर। सो यहाँ पर देखो ये जो एच है ये भी आपका करंट फ्लो के साथ परपेंडिकुलर प्लेन पे है ना, करंट इस डायरेक्शन से फ्लो हो रहा है, ऐसे ऐसे है, करंट इस डायरेक्शन से फ्लो हो रहा है, एल भी ऐसी है, तो हम कौन सा लेंथ लेंगे यहाँ पे लूप का? एल लेंगे कि एच लेंगे? सर एल एल लेंगे। उसके लिए हमने क्या बताया था, एल क्यों चूज कर रहा हूँ यहाँ पे? सर हमें वो वाला लेंथ लेना है जो सरफेस के ऊपर जनरेट हो, है ना, पूरे के पूरे सरफेस के ऊपर लाई करना चाहिए। तो अगर देखो प्लेन आपका ऐसे ही रहे, है ना, तो ये इस बराबर जो लेंथ है इसका अगर आप देखोगे तो ये लेंथ क्या होंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ है उसके साथ इक्वल होगा, है ना। तो ये जो लेंथ है एक्चुअली सरफेस के ऊपर होंगे, लेकिन ये जो है ये देखो सिर्फ इतना ही पोर्शन, मतलब एक पॉइंट जैसी कुछ पोर्शन सरफेस के ऊपर होंगे, बाकी ये वाला पार्ट भी सरफेस से बाहर है, ये वाला सरफेस से बाहर ही होंगे, तो जिसकी वजह से हम सिर्फ इस वाला लेंथ लेंगे। तो यहाँ पर क्या लेंगे? एल। सो एल अगर हो तो इनक्लोज करंट हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? के नॉट आपका करंट डेंसिटी था, सरफेस करंट, और इस लूप का लेंथ है एल, सो के नॉट इंटू एल। आप ये जो डिफरेंट डिफरेंट इंटीग्रल है हमें इस इंटीग्रल का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो अभी देखो आपको बताया गया था अच्छा इस पॉइंट आप यहाँ पर कोई भी ऑब्जर्वर खड़ा हो जाए, उसके इस पॉइंट के अराउंड पे जैसे करंट डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, उस ऑब्जर्वर अगर इस लाइन के ऊपर यहाँ पर खड़ा हो उसे सेम करंट डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई देगा कि नहीं, अगर ये प्लेन इनफाइनाइट प्लेन हो तो? यस सर। तो अगर दोनों ऑब्जर्वर सेम पॉइंट देखे कि यहाँ पर भी जितने ऑब्जर्वर, एक ऑब्जर्वर यहाँ पर, एक ऑब्जर्वर यहाँ पर इस लाइन के ऊपर, और दोनों अगर सेम करंट डिस्ट्रीब्यूशन देखे तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड जितना मेजरमेंट करेंगे ये भी उतना ही मेजरमेंट करना चाहिए। यस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, दोनों अगर सेम अमाउंट ऑफ सेम करंट डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो दोनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो होंगे यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू सेम होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इस लाइन के ऊपर हम कोई भी पॉइंट कंसीडर करें, हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, ठीक है। सर फर्स्ट जब बोलो। सर फाइनाइट होगा तो फाइनाइट प्लेन होगा तो नहीं होगा? नहीं, हम फाइनाइट प्लेन लिखा है क्या यहाँ पे? इनफाइनाइट लिखा हो ना? यस सर, लेकिन फाइनाइट के लिए सर बोल रहे थे वो तो अलग अलग हुआ। एम्पियर्स लॉ से फाइनाइट के लिए, इनफाइनाइट के लिए वैलिड है। अगर फाइनाइट होंगे तब हमें बाय-सेवर्ट्स लॉ यूज करना पड़ेगा। तो हम इस पॉइंट पे इस लाइन बराबर किसी भी पॉइंट पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू सेम होना चाहिए। और जस्ट थोड़ी देर पहले हमने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी देखा है, बिलो द प्लेन किस डायरेक्शन पे है? टुवर्ड्स जे कैप। आई कैप तो आउट ऑफ द पेज है ना, ये जे कैप था, तो जे कैप डायरेक्शन पे होंगे। सो यहाँ पे देखो जे कैप इस डायरेक्शन पे और लूप का डायरेक्शन भी किस बराबर है? उसी डायरेक्शन पे है। सो ये बी डॉट डी एल का वैल्यू क्या लिखेंगे हम? मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ डी एल।
और उसके बाद इससे हम एंट्री गेट करेंगे ए से लेके बी तक। बट इस लाइन के ऊपर हर पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड सेम हो और उस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू अगर से बी हो, तो इस लाइन इंटीग्रल का वैल्यू हम क्या लिखेंगे ए टू बी पे? B into L. बी इंटू एल होना चाहिए, है ना। पहले हम इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, बी डॉट डी एल, बी भी जिस डायरेक्शन पे, डी एल भी उसी डायरेक्शन पे, तो बी डी एल हो जाएगा। उसके बाद इंटीग्रेट करना है इस लाइन बराबर, बट इस लाइन बराबर हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो जिसकी वजह से हमें बी को बाहर लिख लेंगे और इस लाइन का जस्ट इंटीग्रेट करने से हमें क्या मिलेंगे, इस लाइन का लेंथ। इस लाइन का लेंथ हमने क्या मान के रखा है, एल है, तो एल है। अब सेकेंड लेंथ पे देखो, बी टू सी, बी टू सी बराबर डी एल जो है, डी एल किस डायरेक्शन पे जनरेट हुए यहाँ पे, के कैप डायरेक्शन पे। तो जब हम बी डॉट डी एल करेंगे तो बी डॉट डी एल का सिर्फ जेड कंपोनेंट है, डी जेड है ना, यहाँ पे सिर्फ जेड बराबर वेरिएशन है डीएल का। सो डीएल को हम क्या लिखेंगे, डी जेड के कैप। जब हम इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो डॉट प्रोडक्ट का कौन सा कंपोनेंट नॉन जीरो होना चाहिए, ओनली जेड कंपोनेंट, है ना। Yes. अब मैग्नेटिक फील्ड का जेड कंपोनेंट क्या है इसमें, 0 है, 0 है, तो इस लाइन बराबर लाइन इंटीग्रल का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है। अब देखो इस सरफेस से अगर ये लेंथ जितना डिस्टेंस पे है, ये भी लेंथ अगर उतना ही डिस्टेंस पे हो, तो जैसे हमने देखा है कि इस लाइन के ऊपर कोई भी ऑब्जर्वर खड़ा हो जाए, हर पॉइंट पे सेम मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे, सेम हो इस लाइन के ऊपर भी किसी भी पॉइंट पे ऑब्जर्वर खड़ा हो जाए, वो भी क्या देखना चाहिए, सेम मैग्नेटिक फील्ड देखें। और ये डिस्टेंस अगर सेम हो दोनों के लिए, सो इस यहाँ पर जितना मैग्नेटिक फील्ड होंगे वहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम ही होगा, है ना। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होंगे, अगर हम बी मान लेते हैं, जैसे इस लाइन के ऊपर हमने बी माना, तो इसमें भी बी होगा। सो ये अगर बी हो, और क्या है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस बराबर था, अबव द प्लेन, माइनस जे कैप, माइनस जे कैप। लूप का डायरेक्शन देखो किस बराबर है, माइनस जे कैप, माइनस जे कैप। तो डीएल का यहाँ पर उसी डायरेक्शन पे होंगे, माइनस जे कैप। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या लिखेंगे हम, अगेन बी इंटू एल। अगेन इस लाइन के ऊपर हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू अगर बी हो, तो सी डी लाइन बराबर हम इस लाइन इंटीग्रल को क्या लिखेंगे, बी इंटू एल। ठीक है, बी इंटू एल। उसके बाद डीएल लाइन, सो अगेन डीएल लाइन बराबर डीएल का कौन सा कंपोनेंट होगा, जेड कंपोनेंट, है ना, डी जेड के। मैग्नेटिक फील्ड का जेड कंपोनेंट 0 है, तो इस डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0। सो ये आपका पूरे लूप बराबर जो मैग्नेटिक फील्ड का अगर हम लाइन इंटीग्रल करें तो हमें ये मिलेंगे। ठीक है, इनफाइनाइट प्लेन के केस में। सो यहाँ से हम क्या लिख सकता हूँ कि दिस इज इक्वल्स टू के नॉट एल। सो एल एल दोनों साइड से अगर कैंसिल आउट हो जाए, हाँ सॉरी म्यू नॉट भी आएगा, सॉरी यहाँ पे म्यू नॉट था, म्यू नॉट। सो यहाँ से बी इक्वल्स टू क्या मिलना चाहिए, एल एल कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमें क्या मिलेंगे, म्यू नॉट के नॉट डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, म्यू नॉट के नॉट डिवाइडेड बाई 2। सो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है इस लाइन और इस लाइन के ऊपर। अब अगर हम देखें यहाँ पे डायरेक्शन भी देखें, तो डायरेक्शंस पे दो कंडीशन हो गया यहाँ पे, है ना, कि जब हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखे तो हम क्या लिखेंगे कि बी इक्वल्स टू म्यू नॉट के नॉट बाई 2। जे कैप किस बराबर था, किस साइड पे जे कैप बराबर था, बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन मतलब क्या, जेड लेस देन 0। सो अगर एक्स वाई प्लेन हो, बिलो द प्लेन मतलब जेड लेस देन 0 रीजन पे जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होंगे वो हर पॉइंट किस डायरेक्शन पे होगा, जेड कैप डायरेक्शन पे होंगे, अगर करंट आई डायरेक्शन पे हो तो। एंड अबव द प्लेन किस डायरेक्शन पे होगा, म्यू नॉट के नॉट बाई 2 माइनस जे कैप अबव द प्लेन, दैट इज जेड ग्रेटर देन 0। तो जेड अगर ग्रेटर देन 0 तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन पे जनरेट होंगे, माइनस जे कैप डायरेक्शन पे जनरेट होंगे। ठीक है। सो अगर हम इससे इन जनरल फॉर्म में लिखने चाहें, ठीक है, कि यहाँ पर एक्स डायरेक्शन पे फ्लो है और करंट का वैल्यू से के नॉट आई कैप था, तो जिसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड है। सो अगर हम इससे एक जनरल फॉर्म लिखने चाहें, करंट आई कैप ना होकर अगर जे कैप में गिवन रहे, तब हम कैसे फाइंड आउट करें, करंट जे कैप में ना होकर जेड कैप बराबर गिवन रहे, है ना, जेड एक्स प्लेन और जेड कैप बराबर करंट फ्लो, तब अबव द प्लेन बिलो द प्लेन किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होना चाहिए। तो इससे अगर हम जनरल फॉर्म लिखें तो जनरल फॉर्म आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो कि अगर एक इनफाइनाइट प्लेन हो और इनफाइनाइट प्लेन पे सरफेस करंट डेंसिटी अगर यूनिफॉर्म हो और उस करंट का वैल्यू अगर से मान लेते हैं कुछ के नॉट
वेक्टर हो, ठीक है, के नॉट वेक्टर, से के नॉट आई कैप, के नॉट जे कैप, के नॉट आई जे कैप, ऑब्लिक प्लेन पे भी हो सकता है ना, किसी भी प्लेन पे हो सकते हैं। तो इन जनरल अगर हम मान लेते हैं एन कैप एक वेक्टर है, वो कौन सा वेक्टर है, वो ऐसी वेक्टर है जिस प्लेन पे करंट फ्लो रहा है उस प्लेन के साथ परपेंडिकुलर नॉर्मल हो, ठीक है, यूनिट नॉर्मल हो अगर एन कैप। तो इस बी का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, देखो अगर हम इससे भी लिखें कि बिलो द प्लेन, सॉरी अबव द प्लेन, या अगर एक्स जेड प्लेन हो तो अबव द प्लेन एन की किस बराबर होना चाहिए, एक्स वाई प्लेन के साथ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, अबव द प्लेन किस बराबर होंगे, के कैप बराबर होगा। यस तो के कैप के साथ अगर हम एक्स कैप को क्रॉस प्रोडक्ट लें यहाँ पे, एक्स कैप के साथ अगर हम के कैप का क्रॉस प्रोडक्ट लें तो हमें क्या मिलना चाहिए, एक्स कैप कॉस के कैप माइनस जे माइनस जे कैप। सो इसी लॉजिक को यूज करके हम यहाँ पर भी लिखेंगे कि पहले म्यू नॉट लिख दो क्योंकि म्यू नॉट यहाँ पर भी कांस्टेंट था, और उसके बाद यहाँ पर क्या करोगे, जो भी आपका सरफेस करंट गिवन रहेगा उस सरफेस करंट के साथ यूनिट नॉर्मल का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, ठीक है, यूनिट नॉर्मल प्रोडक्ट का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, तब आपको डायरेक्शंस के साथ मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएंगे, ठीक है। तो किसी भी प्लेन के ऊपर सरफेस करंट अगर के हो, और यहाँ पे एन वेक्टर क्या है, एन वेक्टर इज द यूनिट नॉर्मल, बाई 2 में नहीं होगा सर, क्या डिवाइड by में 2, डिवाइड में 2 सर, बाई 2। हाँ 2 भी आएगा, एन क्या है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन, किस प्लेन, जिस प्लेन पे करंट फ्लो होगा, ठीक है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन। सो आप इस वाला में भी देख लो, हमने करंट किस डायरेक्शंस पे माना था, यहाँ पे आई कैप डायरेक्शंस पे, है ना। तो यहाँ पर अगर आप वैल्यू पुट करोगे के नॉट आई कैप, आप एन का वैल्यू क्या होंगे, अगर एक्स वाई प्लेन हो अबव द प्लेन एन कैप किस बराबर होगा, के कैप बराबर होंगे, बिलो द प्लेन माइनस के कैप बराबर होंगे, है ना। सो अबव द प्लेन अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेंगे, करंट आई कैप बराबर था, एन हमें के कैप बराबर होंगे, तो एक्स क्रॉस आई कैप करोगे क्या मिलेंगे हमें, सॉरी एक्स क्रॉस के कैप माइनस जे कैप, तो ये हमें मिला जेड ग्रेटर देन 0 पे मैग्नेटिक फील्ड होंगे म्यू नॉट के डिवाइडेड बाय 2 माइनस जे कैप, एंड अबव द प्लेन हमें क्या मिलेंगे, म्यू नॉट के 2, बिलो द प्लेन अगर हम देखें तो ये अगर आपका प्लेन हो बिलो द प्लेन एन कैप किस बराबर होगा, माइनस के कैप बराबर। तो जब आप एक्स कैप क्रॉस माइनस के कैप प्रोडक्ट करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट लोगे, तब क्या मिलना चाहिए आपको, प्लस जे कैप मिलना चाहिए, तो यहाँ पे प्लस जे कैप मिलेंगे आपको, ठीक है, म्यू नॉट बाई 2 प्लस जे कैप। सो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से आप प्लेन में चाहे किसी भी डायरेक्शंस पे करंट फ्लो, इस करंट फ्लो अगर यूनिफॉर्म हो और इस प्लेन के अगर इक्वेशंस आपको गिवन रहे, तो आप उस प्लेन अबव द प्लेन बिलो द प्लेन, प्लेन के दोनों साइड पे मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शंस पे होगा आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब अगर एक्स वाई प्लेन हो तब तो आप एन कैप आसानी से कैलकुलेट कर लोगे, और ऑब्लिक प्लेन अगर गिवन रहे तो प्लेन का इक्वेशंस गिवन रहेगा आपको, तो वहां से एन कैसे फाइंड आउट करना है, याद है ना, यस सर, जो उसका क्या करना है? कोफिशिएंट अगर कार्टेशियन फॉर्म में होगा तो कोफिशिएंट उसका नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा। हाँ तो ग्रेड फाई लिखेंगे हमें, यस है ना, ब्रो ग्रेड फाई लिखने के बाद उसका अगर हम मॉड्यूलस से डिवाइड कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, एन कैप मिल जाएगा, ठीक है। अब उसमें भी दो टाइप पूछा जाता है ना, टुवर्ड्स ओरिजिन, ऑपोजिट टू द ओरिजिन। सर ग्रेडियंट वाला सबसे हमें कुछ- ऑपोजिट ओरिजिन देगा। हाँ ग्रेडियंट हमेशा पॉजिटिव आता है तो हमेशा ऑपोजिट टू द ओरिजिन होंगे। तो अगर ये आपका एक्स वाई प्लेन हो, सॉरी एक्स वाई जेड 3 एक्सिस हो, तो यहाँ पर अगर एक ऐसी ऑब्लिक प्लेन अगर आप बनाओगे, ठीक है, ये अगर ऑब्लिक प्लेन हो तो इस केस में जो यहाँ पर बिलो द प्लेन अबव द प्लेन होंगे कुछ, है ना, सॉरी टुवर्ड्स ओरिजिन ऑपोजिट टू द ओरिजिन। सो ये अगर आपका मान लो से प्लेन हो, तो यहाँ पे इस डायरेक्शंस पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे क्या होंगे, ऑपोजिट टू द ओरिजिन, ओरिजिन इस साइड पे है बट इसका ऑपोजिट डायरेक्शंस पे एन कैप इस बराबर होंगे, एंड टुवर्ड्स ओरिजिन के लिए इस बराबर होंगे। सो इन जनरल आप ग्रेडिफाई करते हो जो एन कैप हमें मिलता है वो हमेशा इस बराबर मिलता है, तो इसके साथ एक माइनस साइन मल्टीपल कर दोगे तो इस बराबर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे अभी थोड़ी देर बाद इस वाला फार्मूला को यूज करके, ठीक है।
उससे पहले और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी तक देखो सिलेंडर केस में जब हमने डिस्कस किया था वहां पर जो वॉल्यूम करंट डेंसिटी था वो हमने क्या मान लिया था, यूनिफॉर्म, है ना। उसके बाद सरफेस करंट की वजह से भी देखा हमने, जब सरफेस में करंट फ्लो होगा सिमेट्रिकली अगर हो तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 एंड आउटसाइड पे मैग्नेटिक फील्ड जो भी करंट है डिवाइडेड बाय 2πr होंगे। सो अब अगर हम ऐसे एक सिलेंडर कंसीडर करें जहाँ पे क्रॉस सेक्शन के ऊपर करंट यूनिफॉर्म नहीं नॉन यूनिफॉर्म हो, मतलब एक्सिस से डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस पे करंट का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट हो, तो उस केस में अगर हमें इनसाइड और आउटसाइड पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने बोले तो हम कैसे कैलकुलेट करें। सेकंड मान लीजिए वी हैव ए सॉलिड सिलेंडर और ये मान लो सॉलिड सिलेंडर का एक्सिस है, यहाँ पर भी करंट डेंसिटी है, वॉल्यूम करंट डेंसिटी है गिवन है हमें, और इस वॉल्यूम करंट डेंसिटी इस बार हम यूनिफॉर्म ना लेके क्या ले रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म, एंड फंक्शन ऑफ ओनली आर से जे नॉट आर जेड कैप, ठीक है, जे नॉट आर जेड कैप। तो ऐसे अगर कुछ करंट गिवन रहे वह जेड नॉट इज सम कांस्टेंट एंड आर क्या है, इस सिलेंडर का एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर आपका से आर हो तो इस केस में इस सिलेंडर का इनसाइड पे और आउटसाइड पे किसी भी पॉइंट हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होंगे हमें फाइंड आउट करना है। इनसाइड द सिलेंडर एंड आउटसाइड द सिलेंडर किसी भी पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होंगे हमें फाइंड आउट करना है। सो इस केस में भी देखो सिलेंडर इज लॉन्ग, सेकेंड क्या है सिमेट्रिक। सो यहाँ पर सिमेट्रिक कैसे चेक करना है आपको, आप एक्सिस के ऊपर खड़ा हो जाओ, यहाँ से आर डिस्टेंस दूरी पे किसी भी पॉइंट पे करंट का वैल्यू देखो किस डायरेक्शन पे होगा, हमेशा जेड कैप डायरेक्शन पे दिखाई देंगे। आप अगर ऐसे एक सर्कल बनाओगे, सर्कल के ऊपर हर पॉइंट पे करंट डेंसिटी का वैल्यू आपको क्या मिलेंगे, सेम ही मिलेगा। हमें इसका मिलेगा। मतलब क्या है, ये जो करंट है इस करंट पे सिलिंड्रिकल सिमेट्रिक है। सो करंट पे अगर सिलिंड्रिकल सिमेट्रिक हो तो इस केस में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने चाहे तो क्या कौन सा लॉ यूज करेंगे, एम्पियर्स लॉ। तो एम्पियर्स लॉ अकॉर्डिंग अगर हम इनसाइड पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने चाहे, आउटसाइड पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने चाहे तो हमें क्या करना पड़ेगा, करंट फ्लो जिस डायरेक्शन पर उसके साथ परपेंडिकुलर प्लेन पे एक सर्कुलर लूप बनाएगा। सो फर्स्ट अगर हम से इनसाइड पॉइंट पे देखें फॉर आर लेस देन कैपिटल आर, कैपिटल आर क्या है कि सिलेंडर का जो रेडियस है ये मान लीजिए हमें से कैपिटल आर गिवन है, ठीक है। सो फॉर आर लेस देन कैपिटल आर दैट इज इनसाइड द सिलेंडर, यहाँ पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने चाहें तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, फर्स्ट हमें एम्पियर्स लूप बनाना पड़ेंगे यहाँ पे। तो एम्पियर्स लूप बनाने के लिए फर्स्ट हम इस रीजन पे एक पॉइंट कंसीडर करेंगे, तो पॉइंट कंसीडर कर लिया, एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को आर मान के हम क्या करेंगे यहाँ पर एक ऐसे सर्कुलर लूप बनाएंगे, ठीक है, ये सर्कुलर लूप बन गया हमारा। तो अब हम अगर एम्पियर्स लॉ यूज करने चाहे यहाँ पे तो हम क्या लिखेंगे कि बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। सो आई इनक्लोज्ड का मतलब क्या है, जैसे गाउसियन सरफेस में हमने बार बार बताया था आपको कि जिस सरफेस के ऊपर हम जो गाउसियन सरफेस बनाए उस सरफेस के अंदर इनक्लोज चार्ज, सेम वही यहाँ पर जो हम एम्पीरियन लूप बनाया इस लूप के अंदर से इंक्लोज करंट होगा, ऐसे नहीं कि पूरा सिलेंडर के करंट, इस लूप के अंदर से जो करंट पास होगा वही से इस रीजन पे मैग्नेटिक फील्ड में जो होगा उस मैग्नेटिक फील्ड में कंट्रीब्यूशन करेंगे। इसका आउटसाइड पे जितने करंट है उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो हो जाएंगे, जैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में था। सो इससे भी अगर आप देखोगे तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में, दिस विल बी बी इंटू 2πr। अब इधर हमें इनक्लोज करंट फाइंड आउट करना है, तो इनक्लोज करंट के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, इससे पहले भी हमने फाइंड आउट किया था बट वहां पर क्या था, जे जो था वो यूनिफॉर्म था, तो जिसकी वजह से हमने क्या किया था यहाँ पे सिर्फ जे इंटू इस लूप का क्रॉस सेक्शन एरिया से मल्टीपल कर देता सिंपली, है ना। बट आप देखो जे जो है, जे इस लूप के ऊपर डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट होगा, आर इक्वल्स टू 0 पुट कर दो 0 है, आर इक्वल्स टू डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करोगे, जे का वैल्यू डिफरेंट है, तो हमें अगर इस लूप के अंदर से टोटल इनक्लोज करंट फाइंड आउट करना तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, एलिमेंटल एरिया हमें यहाँ पे एलिमेंटल एरिया से पहले मल्टीपल करना पड़ेगा। सो ये आपका जे करंट था और इसके साथ करंट फ्लो के साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शंस पे जो एरिया होंगे, तो इसका मतलब इस लूप के ऊपर एलिमेंटल एरिया, तो सर्कुलर लूप के ऊपर एलिमेंटल एरिया क्या लिखोगे, आर डी आर डी फाई। सो यहाँ से आर का लिमिट क्या लिखोगे और फाई का लिमिट क्या लिखोगे, आर का 0 टू स्मॉल आर, फाई का 0 हाँ, जैसे सिलेंडर गाउसियन सरफेस में था, अगर सरफेस इनसाइड पे होता है तो हम क्या लेते थे 0 टू गाउसियन सरफेस का रेडियस 0 टू स्मॉल आर,
सो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे 0 टू स्मॉलर लूप का रेडियस तक, और फाई का लिमिट क्या लिखोगे 0 टू 2 पाई। सो इससे आप इंटीग्रेट करो, देखो क्या आना सही है, म्यू नॉट जे नॉट, ये आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे आर क्यूब, सो आर क्यूब डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 पाई, फाई का लिमिट से हम आएंगे 2 पाई। सो 2 पाई दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाना चाहिए, तो बी इक्वल्स टू हमें क्या मिलेंगे यहाँ पे म्यू नॉट जे नॉट, एक आर भी कैंसिल आउट हो जाना है, सो आर डिवाइडेड बाय 3। अब करंट अगर आई डायरेक्शन से फ्लो तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन पे जनरेट होना चाहिए, फाई कैप, ठीक है, ये फाई कैप बराबर होंगे। तो ये हो गया आपका इनसाइड पॉइंट पे। सिमिलरली आप आउटसाइड पे आपने अपने नोटबुक में लिखो, उसके बाद मैं भी यहाँ पर लिखूंगा। आउटसाइड पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए, So mu naught J naught R cube by 3R. हाँ आउटसाइड पे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर होंगे क्या, अगर आप देखोगे तो हमें उस टाइम पे क्या करना, आउटसाइड पे लूप पॉइंट कंसीडर करना पड़ेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे आउटसाइड पे मान लो हमने पॉइंट कंसीडर कर लिया, अब सेंटर से इस डिस्टेंस को r मान के हम ऐसे एक लूप बनाएंगे करंट फ्लो के साथ परपेंडिकुलर प्लेन पे, तो लूप भी हमने बना लिया यहाँ पे। सो ये अगर आपका लूप हो तो अगेन इस लूप के ऊपर अगर हम एम्पियर्स लॉ यूज करें फॉर r ग्रेटर देन कैपिटल R, इस रीजन पे अगर हम एम्पियर्स लॉ यूज करने चाहें तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि B डॉट dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट करंट इनक्लोज्ड। तो इस केस में इनक्लोज करंट क्या होना चाहिए, अगेन हम वही लिखेंगे J नॉट R dr d फाई। बट ये जो लूप हमने कंसीडर किया आउटसाइड पे कंसीडर किया, बट करंट कहाँ पर है, ओनली इनसाइड द सिलेंडर के अंदर ही है। तो यहाँ पे हम लिमिट क्या लिखेंगे 0 टू कैपिटल R, और फाई का लिमिट होंगे 0 टू 2 पाई। तो इससे आप इंटीग्रेट करो दोनों साइड से, तो हमें क्या मिलेंगे b इंटू 2 पाई R इज इक्वल्स टू म्यू नॉट J नॉट कैपिटल R क्यूब 2 पाई डिवाइडेड बाय 3। सो 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों साइड से, तो इस केस में हमें मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेंगे म्यू नॉट J नॉट R क्यूब डिवाइडेड बाय 3R। यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन पे होगा, फाई कैप डायरेक्शन पे, ठीक है। सो यहाँ पर भी जो है जैसे हमने गाउस लॉ में बताया था, यहाँ पर भी कुछ ऐसी चीजें आप देख सकते हो फॉलो करेंगे क्या, कि अगर हमें जो सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर जो करंट डेंसिटी है, उस करंट डेंसिटी अगर से r टू द पावर n हो, ठीक है, एक लॉन्ग सिलेंडर के अंदर करंट डेंसिटी अगर से r टू द पावर n हो, तो इस केस में जो इनसाइड पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होंगे, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का अगर हम r के साथ प्रोपोर्शनलिटी देखें तो क्या होना चाहिए, देखो इस केस में क्या था J इक्वल्स टू J नॉट R, सो J इज प्रोपोर्शनल टू R था, तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ R के साथ कैसी है, यहाँ पे R स्क्वायर हो गया, तो इसका मतलब n इंक्रीज हो जाएंगे, n का वैल्यू क्या होगा n+1 हो जाएगा। यहाँ पे n का वैल्यू यहाँ पर 1 था इस केस में, तो b के साथ हमें क्या मिला R स्क्वायर, मतलब n+1 2 हो गया यहाँ पे। और चाहे इस करंट डिस्ट्रीब्यूशन का वैल्यू कैसी भी हो, r टू द पावर 100 1000 कुछ भी हो, r के साथ कैसे भी वेरी करें, आउटसाइड पे मैग्नेटिक फील्ड, सिलेंडर का आउटसाइड पे मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कैसे वेरी करना चाहिए 1 by r। अभी तक हमने जितने सिलिंड्रिकल सरफेस में देखा होंगे उस सारे केस में अगर आप मैग्नेटिक फील्ड देखोगे, ऑब्जर्व करो एक बार, आपको क्या मिलेंगे, हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे आउटसाइड ऑफ द सिलेंडर हमें क्या मिलेंगे 1 by r की तरफ भी वेरी होते दिखाई देंगे, ठीक है। सो एक 1 मार्क्स क्वेश्चन में कभी कभी ये पूछ लेता है आपको कि इनसाइड द लॉन्ग सिलेंडर अगर करंट का वैल्यू से लॉन्ग सिलेंडर करंट का वैल्यू अगर आपका से J इज प्रोपोर्शनल टू R टू द पावर 3 R टू द पावर 5 हो, बस मान लो R टू द पावर 5 हो, तब इनसाइड पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे वेरी करना चाहिए R के साथ R टू द पावर 6 होंगे, और आउटसाइड पे 1 by R होंगे। सर ये सिर्फ वो यूनिफॉर्म सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है पर, हाँ सिलिंड्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जहाँ पे एम्पियर्स लॉ वैलिड हो, ठीक है। एम्पियर्स लॉ किसके वैलिड है, सिलिंड्रिकल सिमेट्रिक के लिए वैलिड है, लूप के लिए वैलिड है, बट उस केस में
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होंगे ना, प्लेन वाला केस में भी हमने एम्पेयर्स को फाइंड आउट करके देखा है, बट वहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होंगे अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ओके सर हाँ सर यदि फाई का फंक्शन हो तो ये तो नहीं होता ना सिमेट्रिक। नहीं, करंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के साथ हमेशा आप कोरिलेट करके देखो, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग को विजुअलाइज करना आसान है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर सिलिंड्रिकल में फाई कैप होता है, क्या हम बोल सकते तो सिलिंड्रिकल सिमेट्रिक है? नो सर। नहीं ना, आपको ड्रॉ भी करके दिखाया गया था वहां पे कैसे सिलिंड्रिकल। सो सेम करंट के लिए भी वैलिड है। सर लेकिन अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जेड कैप होता तब भी सिमेट्रिकल नहीं होता था, लेकिन यहाँ पे सिमेट्रिकल। यहाँ पर सिलिंड्रिकल सिमेट्रिक इसीलिए है क्योंकि अगर इनफाइनाइट प्लेन हो, यहाँ पे करंट फ्लो का डायरेक्शन है, बट करंट कौन सा है यहाँ पे? करंट तो स्केलर क्वांटिटी है ना, यस सर। यस तो करंट का वैल्यू देखोगे वो एक्चुअली डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा आपका। ओके सर। सो ये कुछ एप्लीकेशंस एम्पेयर्स लॉ का एप्लीकेशन है। अच्छा क्लास आज कब तक है? 9 बजे तक है ना, चलो ठीक है। अच्छा इसके आज कुछ प्रॉब्लम ही सॉल्व कर लेते हैं अब। बाकी जो नेक्स्ट क्लास में वेक्टर पोटेंशियल एंड मैग्नेटिक डाइपोल, और मैग्नेटिक डाइपोल का अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें उसमें फोर्स टॉर्क वगैरह कितना होंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्या? अच्छा लास्ट क्लास में जो एक होमवर्क दिए गए थे वो किए थे आप लोगों ने? मैग्नेटिक फील्ड का कुछ कर्ल वगैरह फाइंड आउट करना था। यस यस सर। अच्छा मिल गया था ना जो आपको लिखाया गया था बोर्ड पे? मिले कि ना मिले वो आज पता चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 देखो। असाइनमेंट 8 क्वेश्चन नंबर 56 बताओ क्या होना चाहिए। Consider an infinitely long straight cylinder, a cylindrical conductor of radius r, with its axis along the z direction, which carries a current 1 ampere uniformly distributed over its cross section. Which of the following statement is correct? ठीक है, तो हमें क्या गिवन है यहाँ पे कि एक लॉन्ग सिलेंडर है और जिस सिलेंडर का एक्सिस किस बराबर है? जेड एक्सिस के साथ पैरेलल है। सो ये जेड एक्सिस है और इस सिलेंडर का एक्सिस भी है, और यहाँ पे कुछ करंट फ्लो हो रहा है, करंट विच डायरेक्शन में जेड कैप डायरेक्शन पे है। एंड टोटल करंट जो है सिलेंडर के सरफेस में, टोटल जो करंट है वॉल्यूम करंट है वो करंट हमें गिवन है आई, एंड आई इक्वल्स टू हमें क्या गिवन है 1 एम्पियर। 1 एम्पियर सिलेंडर का रेडियस हमें गिवन है कैपिटल आर। इस 1 एम्पियर करंट इस क्रॉस सेक्शन के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसका मतलब अगर हम जे फाइंड आउट करना चाहे करंट डेंसिटी, जे का वैल्यू हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? मैग्नीट्यूड अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? वन बाई पाई क्या आर होगा? सो क्या होंगे यहाँ पे? आई बाई पाई आर स्क्वायर। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है मतलब टोटल करंट को हम क्रॉस सेक्शन एरिया से डिवाइड कर देंगे जे। सो आई का वैल्यू हमें क्या गिवन है 1, सो 1 डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर। सो करंट अगर जेड डायरेक्शन से फ्लो हो तो जे कैप का डायरेक्शन हम क्या लिखेंगे? इसे अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखे तो किस डायरेक्शन पे लिखेंगे? जेड कैप। ठीक है, इस बराबर करंट फ्लो है। सो आपको क्या गिवन है कि ये अगर हो सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पे कर्ल ऑफ बी, क्वेश्चंस पे और भी कुछ लिख देना चाहिए था। बी क्या है यहाँ पे? जो क्वेश्चंस पे बी लिखा गया है कि कर्ल ऑफ बी, कर्ल ऑफ बी, कर्ल ऑफ क्या है वो बी क्या है कि ये जो करंट है इस करंट के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ है, ठीक है, इनसाइड आउटसाइड किसी भी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ है, उस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू अगर से आपका बी हो तो आपको ये बताना है यहाँ पे बेसिकली, अगर आप इस चीज को फाइंड आउट कर पाओगे कि मैग्नेटिक फील्ड का कर्ल इनसाइड और आउटसाइड पे क्या पूछा गया है। कर्ल ऑफ बी क्या होना चाहिए? फॉर आर लेस देन कैपिटल आर, एंड कर्ल ऑफ बी आउटसाइड द सिलेंडर क्या होना चाहिए, ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। फर्स्ट ऑप्शन में बोला गया कर्ल ऑफ बी 0 एवरीवेयर। क्या ऑप्शन करेक्ट है? No, sir. नो क्या सर। होना चाहिए?
कर्ल ऑफ बी क्या होता है इन जनरल, म्यू नॉट जे जे। अगर आप किसी रीजन पे करंट ना रहे तब वहां पे जे का वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 0। बट देखो अगर हम इनसाइड द सिलेंडर देखें, इनसाइड द सिलेंडर देखें तो सिलेंडर के अंदर तो जे नॉन जीरो है ना, फाइनाइट वैल्यू है 1/πr² जेड कैप है। सो इनसाइड अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का कर्ल फाइंड आउट करें हमें क्या मिलेंगे, म्यू नॉट जे, और जे का वैल्यू यहाँ पे 0 मिलेंगे, सॉरी नॉन जीरो मिलेंगे। सो म्यू नॉट जे होता है इन जनरल, और जे का वैल्यू इनसाइड के लिए हमने फाइंड आउट करके रखा क्या आना चाहिए, 1/πr²। सो πr² into जेड कैप। सो कर्ल ऑफ बी व्हेन r इज लेस देन r, इस रीजन पे अगर हम इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करें, उस मैग्नेटिक फील्ड का कर्ल फाइंड आउट करोगे ये यही आएगा, ठीक है। बट अगर हम आउटसाइड पे कैलकुलेट करें यहाँ पे, तो इस चार्ज इस करंट की वजह से अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करें और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का कर्ल लो, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का कर्ल का मतलब इस पॉइंट पे जो करंट वैल्यू उसका वैल्यू आना चाहिए। अब यहाँ पे करंट का वैल्यू क्या है, 0. 0 है। सो करंट का वैल्यू 0 मतलब करंट डेंसिटी भी 0 होंगे, तो आउटसाइड पे कर्ल ऑफ बी का वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। सो ये आपका करेक्ट आंसर होंगे कि इनसाइड पे कर्ल ऑफ बी का वैल्यू होगा, आउटसाइड पे ये होना चाहिए। बट फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला गया, कर्ल ऑफ बी 0 एवरीवेयर, इसलिए ऑप्शन ए क्या होना चाहिए, रॉन्ग। और ऑप्शन बी में क्या बोला गया है, कर्ल ऑफ बी इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई πr² जेड कैप एवरीवेयर, हर पॉइंट पे होगा क्या है, नहीं, ये सिर्फ इनसाइड द सॉलिड इनसाइड द सिलेंडर होंगे, तो इसीलिए ऑप्शन बी जो है ऑप्शन बी भी रॉन्ग है। ऑप्शन सी में क्या बोला गया है कि फॉर आर ग्रेटर देन कैपिटल आर कर्ल ऑफ बी इज इक्वल्स टू 0, करेक्ट है ना। ये भी हमें भी यहाँ पर मिल रहा है कि व्हेन आर इज ग्रेटर देन बी तब मैग्नेटिक फील्ड का कर्ल क्या होंगे, नॉन जीरो मिलेंगे हमें। एंड ऑप्शन डी में क्या बोला गया है कि व्हेन आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर तब भी अगर हम इस कर्ल फाइंड आउट करें हमें मिलना चाहिए था म्यू नॉट पाई r², बट आर ग्रेटर देन 0 पे हमें क्या से मिलेंगे, हमेशा हमें 0 मिलेंगे, तो इसीलिए ऑप्शन डी भी रॉन्ग है। तो एक ही ऑप्शन करेक्ट है और ऑप्शन क्या होंगे, ऑप्शन सी ओनली। सर फॉर आर ग्रेटर देन आर के लिए सर उसमें तो करंट डेंसिटी थोड़ा तेज बोलो, तुम क्या बोल रहे हो, थोड़े से माइक्रोफोन की तरफ आके बोलो। सर जो r इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन कैपिटल R है सर, उसमें जो j की वैल्यू है सर वो तो इनक्लोज हो रहा है, तो सर वो 0 पे होना चाहिए। आपको ये बताया गया था कि कर्ल ऑफ बी जो है, जो जे हम लिखते हैं वो जे क्या है, कि जिस रीजन पे हम मैग्नेटिक फील्ड ले रहा हूँ उस रीजन पे करंट डेंसिटी है, ठीक है। अब देखो इस सिलेंडर के अंदर से अगर कुछ करंट फ्लो हो तो इनसाइड पे और आउटसाइड पे मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन सेम था क्या, अभी तो हमने कैलकुलेट किया था, सेम था, नहीं था, डिफरेंट था। तो इस रीजन पे मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन कुछ होंगे, इस रीजन पे मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन कुछ अलग है। तो अगर हम इस रीजन पे मैग्नेटिक फील्ड का कर्ल फाइंड आउट करें तो हमें क्या मिलेंगे, ये जो हमने आपको उस दिन बताया था कि कर्ल ऑफ बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट जे, ये जे किस पॉइंट का है ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, किस पॉइंट का है जे, बताओ, जिसका डाउट अराइज होता है बताओ, यहाँ पे जे किस पॉइंट का है, जिस पॉइंट जिस में पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड जिस पॉइंट पे हम इस मैग्नेटिक फील्ड ले रहा हूँ, है ना। तो अगर हम इनसाइड पॉइंट पे किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ले तो यहाँ पर क्या करंट डेंसिटी का वैल्यू नॉन जीरो है, इस करंट डेंसिटी का वैल्यू क्या है, 1/πr² है। तो इसीलिए आपको इनसाइड पे अगर किसी भी पॉइंट पे फाइंड आउट करोगे कर्ल मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू ये मिलेंगे, लेकिन अगर आप आउटसाइड पे देखोगे मैग्नेटिक फील्ड का कर्ल तो उस मैग्नेटिक फील्ड का कर्ल क्या होंगे कि उस पॉइंट पे जो जे है उसके साथ इक्वल होना चाहिए, है ना, इस पॉइंट पे जो जे है उसके साथ इक्वल होना चाहिए, तो ये क्या होंगे आपका 0 मिलेंगे। आप बोलोगे सर क्या यहाँ इस लूप के अंदर से तो टोटल करंट हमें क्या मिलेंगे, नॉन जीरो मिलेंगे, उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है ना। अगर हम यहाँ पर एक एम्पियर्स लूप बनाए, यहाँ पे इस लूप के अंदर यहाँ से करंट फ्लो रहा है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, लेकिन इस पॉइंट पे तो कोई करंट नहीं है ना, है ना। तो इसीलिए इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का कर्ल हमेशा क्या मिलेंगे, हमें 0 मिलेंगे आउटसाइड पे। अब क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर अपने अपने नोटबुक में बताओ। अभी जो हमने इनफाइनाइट प्लेन का जनरल फॉर्म लिखा था उस फॉर्म से आप कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 55, यहाँ पर एक इनफाइनाइट प्लेन हमें गिवन है जिसमें करंट फ्लो गया y डायरेक्शन पे फ्लो हो रहा है, xy प्लेन है, और हमें z ग्रेटर देन 0 z लेस देन 0 पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है किस बराबर होना चाहिए। ए ऑप्शन होगा सर।
सर सॉल्व किया है। सॉल्व कर लिया ना? यस सर। ए होगा। सबका यहाँ? चलो ये आ गया तो वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 55 भी एक बार सॉल्व कर लो अभी। फिफ्टी सेवन, सॉरी 55 तो हो गया, 57 भी सॉल्व करो। फिफ्टी सेवन पे देखो क्या गिवन है। The XY plane carries a uniform surface current K equals to, XY प्लेन पे करंट हमें गिवन है K is equals to 50 E जेड कैप का मतलब जेड कैप बराबर है, ठीक है। ये भी एक यूनिट वेक्टर इस तरीके से लिखा जाता है, बट सिंपली आप इससे भी लिख सकते हो जेड कैप। इसमें जेड कैप बराबर हो एम्पियर पर मीटर, ये हमें गिवन है और XY प्लेन है। ठीक है, तो XY प्लेन पे जेड डायरेक्शंस पे करंट फ्लो रहा है। ये गलत है, ठीक है, इससे x बाय y कुछ कर लो। इसलिए नहीं बन रहा था सर, समझ में नहीं आ रहा था। इससे कैंसिल, ये कट करके जेड कैप को कट करके इससे एक्स कैप कर लो, एक्स कैप बाय वाई कैप। ठीक है, तो एक्स वाई प्लेन पे अगर करंट फ्लो हो तो इस केस में आपका जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पूछा गया किस पॉइंट पे, जेड इक्वल्स टू -0.5। -0.5 मतलब अबव द प्लेन बिलो द प्लेन होगा, बिलो बिलो द द प्लेन। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बताना हमें क्या होना चाहिए। सर ऑप्शन ए। बाकी लोगों को बताओ क्या हुआ है, सुना है सबका है। तो यहाँ पर के गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमें क्या चाहिए, म्यू नॉट यस सर, ए। के क्रॉस एन कैप डिवाइडेड बाय 2। सो म्यू नॉट का वैल्यू क्या लिखोगे, 4 पाई इंटू 10 to the power -7। 10 to the power -7। के का वैल्यू हमें गिवन है 50 डिवाइडेड बाय 2। और डायरेक्शंस के लिए क्या होंगे यहाँ पे, एक्स कैप बराबर अगर हम मान लेते हैं, एंड बिलो द प्लेन एन कैप किस बराबर होंगे, माइनस जेड कैप ठीक। बराबर। सो माइनस जेड कैप बराबर करोगे तो क्या होना चाहिए, जे कैप बराबर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा, ठीक है। सो जे कैप बराबर होंगे, सो यहाँ से आपको क्या होंगे 2 पाई और ये हो जाएगा आपका 100। सो पाई इंटू 10 to the power 6 होंगे। पाई इंटू 10 to the power 6। यूनिट क्या लिखोगे इसमें, कोई बार लिखा है यहाँ पे, ठीक है। कोई बार मतलब गाउस लिखा है, सॉरी वही बार मतलब गाउस नहीं, टेस्ला है, ऐसा यूनिट है। टेस्ला को गाउस में कन्वर्ट करना होता है तो हमें क्या करना होगा, 10 to the power -4 सो ये कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है। तो आप कुछ क्वेश्चन नंबर मैं टिक कर देता हूँ, इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 55, 56 हो गया, 57 भी हो गया, 58 देखो अभी जैसे हमने सॉल्व किया उस टाइप का क्वेश्चन है, तो है ना, यहाँ पे जे हमें गिवन है और जे हमें यहाँ पे आर का फंक्शन गिवन है। सो 58 कर लो, 58 टिक करो, 58, 59, उसके बाद 60 भी हमने ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ, बस आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। 60 भी टिक मार लो, हाँ। उसके बाद 61 देखो, 61 एंड 69 ये दोनों अब अभी सॉल्व करते हैं, उसके बाद बाकी क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 61 पढ़ो, देखो क्या बोला गया है। टू लार्ज पैरेलल प्लेट्स मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड v in a positive y direction as shown in the figure,
बोथ प्लेट हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सिग्मा इज ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है दोनों में। द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P just above the top plate will have larger magnitude than the magnetic field at midpoint between two plates and pointing towards x cap. So यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट हमें गिवन है। सो अल्टीमेटली हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है 2 पॉइंट पे। कौन सा 2 पॉइंट? यहाँ पर 2 प्लेन हमें गिवन है, एक प्लेन ऐसी है, दूसरे प्लेन इसके साथ भी पैरेलल ही है। ठीक है, ऐसे 2 पैरेलल प्लेन हमें गिवन है, दोनों पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमें गिवन है प्लस सिग्मा। इसमें भी सिग्मा है, इसमें भी प्लस सिग्मा चार्ज हमें गिवन है। ठीक है, दोनों पे ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमें गिवन है और दोनों ही जो है पॉजिटिव y एक्सिस बराबर v वेलोसिटी लेके मूव कर रहा है यहाँ पे। सो यहाँ पे y z कैसी ओरिएंटेशन है, कुछ ऐसी गिवन है। यहाँ पे x होगा आउट ऑफ द फेस, y होंगे इस डायरेक्शन पे और z अपवर्ड डायरेक्शन पे। सो दोनों प्लेट जो है इस डायरेक्शन पे v वेलोसिटी लेके मूव कर रहा है। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी लेके v लेके मूव कर रहा है। सो अब हमें क्या पूछा गया यहाँ पे कि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो किसी सरफेस के ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर हमें गिवन है और उस सरफेस अगर कुछ v वेलोसिटी लेके मूव करे बा किसी एंगुलर वेलोसिटी लेके रोटेट करे तो हमें कौन क्या करंट डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट होता है दिखा देंगे, सरफेस और वॉल्यूम। सरफेस करंट। सो यहाँ पर सरफेस करंट डेंसिटी हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर भी देखो सरफेस के ऊपर चार्ज है और प्लेन मूव कर रहा है v वेलोसिटी लेके, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें क्या दिखाई देंगे, चार्ज फ्लो हो रहा है और इनफाइनाइट प्लेन है तो कंटिन्यूअसली करंट हमें चार्ज फ्लो ही होते दिखाई देंगे। सो हम यहाँ पे अगर सरफेस करंट डेंसिटी देखें, दोनों प्लेट के ऊपर सरफेस करंट डेंसिटी का वैल्यू हमें क्या मिलेंगे, सिग्मा इंटू वी, और वी किस बराबर है, जे कैप बराबर होंगे। सो करंट भी जे कैप डायरेक्शन होंगे क्योंकि पॉजिटिव करंट है यहाँ पे। सो ये जो सरफेस करंट जनरेट होंगे दोनों प्लेट के ऊपर, इसका वैल्यू क्या होगा, सिग्मा इंटू वी। सो अगर सरफेस करंट पता हो, ये प्लेन अगर इनफाइनाइट हो तो इस अबव द प्लेन यहाँ पर किसी भी पॉइंट पे और इन दोनों प्लेन के बीच में अगर एक पॉइंट में कंसीडर कर लो, ये पॉइंट मान लो से P और इन दोनों प्लेन के बीच में एक पॉइंट है Q। सो इस P पॉइंट और Q पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बताना है। सो यहाँ पर लिखो कि द नेट मैग्नेटिक फील्ड at point P क्या होना चाहिए, BP। अगर हम लिखे इससे तो BP का वैल्यू क्या होंगे, B1 प्लस B2, दोनों प्लेट की वजह से होंगे B1 प्लस B2। फर्स्ट प्लेट इसके वजह से मान लो से B1 मान लिया, इस प्लेट की वजह से मान लिया B2। सो अब इन दोनों प्लेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होंगे, देखो दोनों ये जो पॉइंट है ये पॉइंट दोनों प्लेट से अबव है, अबव द प्लेन होगा P पॉइंट, यस सर। है ना। सो अबव द प्लेन, सो अगर यहाँ पर करंट जे डायरेक्शन से फ्लो, XY प्लेन है तो अबव द प्लेन मतलब z ग्रेटर देन 0 साइड पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस बराबर होना चाहिए, कैसे फाइंड आउट करोगे, म्यू नॉट बाय 2 k क्रॉस n कैप, दोनों के लिए सेम ही होगा तो मैं 2 से मल्टीपल कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि दोनों के लिए ये पॉइंट अबव द प्लेन है, दोनों ही XY प्लेन पे सेम डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं। सो ये होंगे, सो आप यहाँ पे 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमें क्या मिलेंगे, म्यू नॉट k का वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट करके रखा है, सिग्मा इंटू वी जे कैप। अबव द प्लेन n कैप किस बराबर लिखेंगे हम, के कैप। k कैप बराबर है। तो इसका अगर हम डॉट प्रोडक्ट ले तो हमें क्या मिलेंगे, j क्रॉस k कैप आई सर, आई कैप। सो हमें क्या मिलेंगे, म्यू नॉट सिग्मा v इंटू आई कैप। सो ये होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड किस पॉइंट पे, दोनों प्लेट के अबव पे। ठीक है, P पॉइंट पे। अब इन दोनों प्लेट के बीच में जो पॉइंट हमने कंसीडर किया Q पॉइंट, इस Q पॉइंट पे अगर हम देखें तो Q पॉइंट का पोजीशन देखो क्या होंगे, इट इज बिलो द अपर प्लेन के बिलो पे एंड अबव द बिलो प्लेन। ये जो बिलो प्लेन है इसके ऊपर है। ठीक है, अपर प्लेन के लोअर साइड पे और
बॉटम प्लेन जो है इसके अपर साइड पे। सो इस केस में अगर हम क्यू पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड देखें, सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट क्यू, इससे अगर हमसे बी क्यू लिखे तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, B1 प्लस B2, दोनों प्लेट की वजह से। अब इसमें देखो, इस प्लेट के वजह से, अपर वाला प्लेट की वजह से आप एन कैप का डायरेक्शन क्या होंगे, रिवर्स हो जाएंगे, जो हमने यहाँ पर पुट किया था, क्योंकि इस केस में दोनों के लिए पॉइंट बिलो अबव द प्लेन था, जिसकी वजह से एन कैप के कैप था। बट आप देखो इस ये जो प्लेन है, इस प्लेन के रेस्पेक्ट में क्यू पॉइंट बिलो द साइड पे है, तो इसके लिए हम एन कैप किस बराबर लिखेंगे, माइनस के कैप, और इस वाला प्लेट के लिए प्लस के कैप। तो एक में माइनस आई बराबर जनरेट होंगे, दूसरे में प्लस आई बराबर जनरेट होंगे, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या मिलेंगे हमें यहाँ पे, 0 मिलेंगे। ठीक है, सो सिग्मा V डिवाइडेड बाई 2, इसके लिए होंगे आई कैप माइनस आई कैप फर्स्ट प्लेट के लिए, और सेकेंड प्लेट के लिए क्या होंगे, म्यू नॉट सिग्मा V डिवाइडेड बाई 2 आई कैप। ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ऑपोजिट डायरेक्शंस में, तो हमें क्या मिलेंगे, 0। ठीक है, तो हमें मिलेंगे 0। अब स्टेटमेंट देख लो क्या बोला गया है, कि जो बोला गया कि जो P पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, दैट मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होंगे लार्जर मैग्नीट्यूड देन द फील्ड एट मिड पॉइंट बिटवीन द प्लेट एंड टुवर्ड्स माइनस एक्स कैप बराबर होंगे। बोला है कि ये जो P पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस Q पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड इससे ज्यादा होंगे, एंड P पॉइंट के मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस बराबर होना चाहिए, माइनस जे कैप बराबर होना चाहिए। माइनस जे कैप बराबर होंगे क्या, सॉरी हाँ माइनस सर। एक्स कैप बराबर, माइनस एक्स के बराबर नहीं, प्लस एक्स के बराबर होना चाहिए था, तो इसलिए ऑप्शन ए रॉन्ग है। ऑप्शन बी में क्या बोला गया है, स्मॉलर मैग्नीट्यूड होंगे, तो ऑप्शन बी भी रॉन्ग है। ऑप्शन सी में बोला गया लार्जर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन किस बराबर है, प्लस एक्स कैप बराबर है, तो मतलब ऑप्शन सी क्या होना चाहिए, करेक्ट होंगे। ठीक है, पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लार्जर होंगे क्यू पॉइंट के रिस्पेक्ट में, और डायरेक्शन किस बराबर होंगे, एक्स कैप बराबर होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 69 देखो, क्या आप ये सॉल्व कर सकते हो अभी, यस सर। चल करो अपने अपने नोटबुक में। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 69, सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर भी दो प्लेन है, ऑप्शन सी। बट यहाँ पे चार्ज डेंसिटी जो है एक में पॉजिटिव है और एक में नेगेटिव है। ऑप्शन सी, दोनों सेम डायरेक्शंस पे है, और मैग्नेटिक फील्ड हमें पूछा गया बिटवीन टू सीट। सो इस केस में क्या होंगे, ऑप्शन सी आना चाहिए, है ना, वहाँ पे एक दूसरे का ऑपोजिट डायरेक्शंस पे होंगे, सेम डायरेक्शंस पे हो जाएंगे यहाँ पर फिर से, क्योंकि एक में पॉजिटिव चार्ज है और एक में नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे। सो अभी जैसी प्रॉब्लम सॉल्व किया, सेम प्रॉब्लम यहाँ पर भी हमें गिवन है, बस थोड़े से यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर ये जो दो प्लेन है, अगेन दे आर पैरेलल, बट यहाँ पर एक में है प्लस चार्ज, दूसरे में माइनस चार्ज। सो इसमें प्लस सरफेस चार्ज है और इसमें माइनस सरफेस चार्ज है, माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा, एंड ये दोनों जो है सेम डायरेक्शंस पे भी वेलोसिटी लेके मूव कर रहा है, इधर भी v, इधर भी v, सेम डायरेक्शंस पे मूव कर रहे हैं। तो इसमें करंट इस डायरेक्शंस पे जनरेट होगा, तो करंट अगर इस डायरेक्शंस पे एन कैप इस बराबर हो, तो v क्रॉस एन कैप करके देखो, तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शंस पे होंगे, इस सरफेस की वजह से, अब अबव द मतलब इस टॉप प्लेन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज होगा, आउट ऑफ द पेज होगा, इस पॉइंट पे इनटू द पेज, इनटू द पेज। के क्रॉस एन करना है हमें ना, के इस बराबर है, एन डाउनवर्ड है, तो इनटू द पेज होगा। और इसमें देखो, इसमें नेगेटिव चार्ज है, बट ये v वेलोसिटी लेके इधर मूव कर रहा है, तो सरफेस करंट यहाँ पे किस डायरेक्शंस पे होगा, ऑपोजिट डायरेक्शंस पे होंगे। सो यहाँ पे k का वैल्यू ऐसी है ना, k का वैल्यू ऐसी है, और ये जो पॉइंट अगर हम इसमें एन कैप देखें तो एन कैप इस बराबर होंगे, तो हमें के क्रॉस एन करेंगे, ये भी किस डायरेक्शन पे होगा, इनटू द पेज होगा। तो इस केस में इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू B1 और B2 दोनों सेम डायरेक्शंस पे है,
सो इन दोनों का हम सिंपली ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें म्यू नॉट सिग्मा v। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होंगे सी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 63। इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ो, देखो क्या बोला गया यहाँ पे कि which of the following is not a physically possible magnetic field configuration in Cartesian coordinate? T is time and gamma is damping rate. Sigma function, sinc function define as, sinc function बोल के कुछ फंक्शन होता है, ये फंक्शन का कैसे डिफाइन है ये आपको गिवन है कि sinc q is equals to 1 when q is greater than 0 and sinc is less than -1 फॉर लेस देन 1। तो मतलब इस तरीके से एक फंक्शन को आप सिंक फंक्शन बोल सकते हो, स्टेप फंक्शन भी बोला जाता है इसको। ऐसी है क्यू लेस देन 1 क्यू ग्रेटर देन 1 ऐसी है, ठीक है। ये आपको गिवन है एंड क्यू टी इक्वल्स टू 0 पे इसका वैल्यू होंगे 0। और तो आपको यहाँ पे कुछ फंक्शंस गिवन है, डिफरेंट वेक्टर फील्ड गिवन है और हमें यहाँ पर क्या पूछा गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकली पॉसिबल मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड होने के लिए किसी भी वेक्टर फील्ड को हर पॉइंट पे क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड का डाइवर्जेंस जीरो होना चाहिए। कर्ल भी जीरो होंगे क्या हर पॉइंट पे? नो सर। हाँ, कर्ल इन जनरल जीरो नहीं हो सकता है। कर्ल से चार्ज करंट फ्री रीजन पे मैग्नेटिक फील्ड का कर्ल क्या होंगे, जीरो होंगे, और जहाँ पे करंट है वहां पर कर्ल क्या होंगे, नॉन जीरो होगा। तो इसीलिए हम इसमें कौन सा प्रॉपर्टी से चेक करेंगे कि डाइवर्जेंस ऑफ बी। मैग्नेटिक फील्ड होने के लिए हर पॉइंट पे चाहे वहां पर करंट हो और ना हो, जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होंगे उस मैग्नेटिक फील्ड का डाइवर्जेंस हमेशा हमें क्या मिलेंगे, जीरो मिलेंगे। तो आपको क्या करना है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 63 पे जितने ऑप्शंस गिवन हैं इन सारे ऑप्शंस का डाइवर्जेंस फाइंड आउट करना है। जिसके डाइवर्जेंस का वैल्यू नॉन जीरो आएंगे वही क्या होंगे, दैट कुड नॉट बी ए फिजिकली मैग्नेटिक फील्ड। सो आप उसी ऑप्शंस को चूज करना पड़ेंगे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस गिवन है, 4 ऑप्शंस में आपको क्या करना है, सबके डाइवर्जेंस फाइंड आउट करो और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट पे गिवन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए डाइवर्जेंस फाइंड आउट करने के लिए। जिसके नॉन जीरो होंगे वो आपका क्या होंगे, करेक्ट होगा। क्वेश्चंस पे ऐसी कभी नॉट कभी आपको पूछा जाता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड कैन बी मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद भी कुछ क्वेश्चंस होंगे एमएसक्यू में देखोगे, तो इसी पैटर्न पे आपको फाइंड आउट करना है। जब भी कुछ वेक्टर फील्ड अगर गिवन रहे और हमें पूछा जाए कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड कैन बी मैग्नेटिक फील्ड, कैन नॉट बी मैग्नेटिक फील्ड, तो हम सिर्फ एक ही कंडीशन से चेक करेंगे, कौन सा, कि डाइवर्जेंस ऑफ ई बी शुड बी जीरो। और क्वेश्चंस पे क्या चेंज कर सकते हैं, जैसे देखो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का कर्ल हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। एंड इन ए चार्ज फ्री रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस भी क्या होंगे, जीरो होंगे। तो ऐसे कभी कभी आपको ट्विस्ट करने के लिए यहाँ पर भी देता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड कैन रिप्रेजेंट अ मैग्नेटिक फील्ड इन ए करंट फ्री रीजन। सो करंट फ्री रीजन प्लस मैग्नेटिक फील्ड होने के लिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। करंट फ्री रीजन पे मैग्नेटिक फील्ड का कर्ल क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जहां पर जे जीरो है तो वहां पर कर्ल क्या होगा, जीरो होगा। और मैग्नेटिक फील्ड होने के लिए डाइवर्जेंस भी क्या होना चाहिए, जीरो। तो इन करंट फ्री रीजन पे अगर आपको किसी भी वेक्टर फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड हो तो दो कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करना चाहिए। फर्स्ट क्या है, डाइवर्जेंस जीरो होंगे, सेकंड क्या है, कर्ल भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको दे सकते हैं, आप वो भी कर लोगे। ठीक है, सो आप कुछ क्वेश्चन नंबर लिखो। क्वेश्चन नंबर 61 हो गया, 62 लिखो, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 तो हमने सॉल्व कर लिया। सर अभी सब सारे सम सॉल्व कर सकते हैं? एक दो कुछ वेक्टर पोटेंशियल रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है उससे छोड़ के बाकी सारे सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे। 71, 70, 72 जो इसे स्टार मार्क लगा दो, पॉइंटिंग वेक्टर जब हम पढ़ाएंगे तब बताएंगे इसमें। ठीक है, 73 कर लो, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, सॉरी 81 रहने दो, 81 वेक्टर पोटेंशियल रिलेटेड है, ये हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे।
82, 83, बस इतना ही कर लो, ठीक है। बाकी जो है इन क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए, इसके बाद जो क्वेश्चन, इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें वेक्टर पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तो हम नेक्स्ट दिन सॉल्व करेंगे, ठीक है। आज के लिए एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, छोटा सा प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखो, जो क्वेश्चंस बताया गया वो तो आप सॉल्व करोगे और 54 एक बार देख लो क्या बोला गया यहाँ पे। 54 में बोला गया 3 infinitely long conducting wire carries a current I1, I2, I3 lies perpendicular to the plane of the paper as shown below. If the value of B dot dl for the loop C1, C2, C3 is this, हमें 3 वैल्यू गिवन है, तो हमें यहाँ पे I1 और I2, I3 का वैल्यू क्या होंगे ये पूछा गया है। सो यहाँ पे ऐसे 3 लूप गिवन है, ये आपका लूप 1, ये लूप 2 और ये मान लीजिए लूप 3, और ये सारे लूप क्या है, इस प्लेन पे ही है, ठीक है, इसी प्लेन पे ही है, सब 2D लूप है और इसी प्लेन पे ही है। और यहाँ पे लूप का नाम क्या गिवन है, C1, C2 एंड C3। सो C1, दिस इज C1, ये C2 और ये C3। अब लूप में डायरेक्शन देखो किस बराबर गिवन है, ऑल आर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस पे गिवन है एक्चुअली सब में, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज। अब हमें क्या गिवन है यहाँ पे, यहाँ से कुछ करंट पास हो रहा है, ये वायर है, इस वायर कैसे इस प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यहाँ से जो करंट पास हो रहा है, इस करंट का वैल्यू हमें गिवन है I3, यहाँ पे कुछ करंट पास हो रहा है, इसका भी वैल्यू हमें गिवन है I2, और यहाँ से भी कुछ करंट पास हो रहा है, इसका वैल्यू हमें गिवन है I1, ठीक है। सो जब हमें करंट का डायरेक्शंस पता नहीं, इन जनरल हम क्या लिखेंगे, मान लेंगे कि सब में क्या होंगे, आउट ऑफ द फेज करंट फ्लो है। अब अगर इसके रिस्पेक्ट में जो भी प्रॉब्लम हमें डाटा यहाँ पर गिवन है, उस डाटा से अगर हम कैलकुलेट करें और फाइनली अगर आई का वैल्यू हमें नेगेटिव मिले, तब हम क्या मानेंगे, हमने पॉजिटिव मान के मान लिया कि आउट ऑफ द पेज है, तो नेगेटिव आई मतलब क्या होना चाहिए, इनटू द पेज होगा। सो हमने एज्यूम कर लिया कि जो सारे करंट है, सारे करंट किस डायरेक्शन बराबर है, आउट ऑफ द पेज है। अगर ये हो तो अब हमें क्या बोला गया है कि एम्पियर्स लॉ अकॉर्डिंग C1, C2, C3 में अगर हम इस मैग्नेटिक फील्ड का, ये जो करंट है, इस करंट की वजह से जो भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होंगे, उस मैग्नेटिक फील्ड का अगर हम लाइन इंटीग्रल करें ओवर द लूप C1, C2, C3, ये वैल्यू हमें गिवन है। फर्स्ट अगर हम C1 पे देखें B डॉट dl, इसका वैल्यू हमें क्या गिवन है, इसका वैल्यू हमें गिवन है 2 इंटू म्यू नॉट, एंड अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ क्या होना चाहिए, C1 मतलब ये लूप है, तो इस लूप के अंदर इनक्लोज करंट क्या होगा यहाँ पे, I1 plus I2। हाँ, I1 प्लस I2, ठीक है, I1 प्लस I2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस लाइन इंटीग्रल का वैल्यू क्या आना चाहिए, 2 म्यू नॉट। सो 2 म्यू नॉट इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 प्लस I2। सो यहाँ से म्यू नॉट दोनों साइड से कैंसिल आउट कर दीजिए और इसे इक्वेशन नंबर 1 लिख लीजिए, ठीक है। तो I1 प्लस I2 हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, 2। अब सेकेंड लूप अकॉर्डिंग हमें क्या गिवन है कि सेकेंड लूप के ऊपर अगर हम इसे लाइन इंटीग्रल करें इस मैग्नेटिक फील्ड का, तब हमें क्या मिलना चाहिए, म्यू नॉट। सेकेंड लूप मतलब ये लूप, इस लूप के अंदर इनक्लोज करंट क्या होगा यहाँ पे, I2 प्लस I3। सो I2 प्लस I3। अब इस सेकेंड लूप के ऊपर देखो लाइन इंटीग्रल का वैल्यू हमें क्या गिवन है क्वेश्चंस में, 4 म्यू नॉट। सो 4 म्यू नॉट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I2 प्लस I3। सो म्यू नॉट यहाँ से भी कैंसिल आउट कर दो और इसे इक्वेशन नंबर 2 लिख दो। सो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, I2 प्लस I3 इज इक्वल्स टू 4। और थर्ड लूप बराबर हमें गिवन है लाइन इंटीग्रल का वैल्यू म्यू नॉट। सो C3 B डॉट dl। सो C3 ये मतलब ये वाला लूप है, तो इस लूप के अंदर टोटल इनक्लोज करंट क्या होना चाहिए, I1 प्लस I2 प्लस I3। सो म्यू नॉट I1 प्लस I2 प्लस I3। अब क्वेश्चंस पे देखो इस B डॉट dl ओवर द लूप 3 हमें क्या गिवन है, म्यू गिवन है। सो म्यू नॉट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 प्लस I2 प्लस I3। सो म्यू नॉट अगर कैंसिल आउट कर दोगे तो ये आप इक्वेशन नंबर 3 लिख दीजिए।
सो 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, I1 I2 I3। क्या हम इन सबके वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से? हाँ। सो क्या करो, इस इक्वेशन नंबर 1 से μ1 प्लस μ2 I1 प्लस I2 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। सो I1 प्लस I2 का वैल्यू जब 2 पुट करोगे तब देखो आपको I3 का वैल्यू क्या मिलना चाहिए? -1। -1। ठीक है, तो I3 का वैल्यू हमें यहाँ पे मिल रहा है -1। सो I3 का वैल्यू अगर -1 हो तो इसका वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करो। I3 का वैल्यू यहाँ पर -1 पुट करोगे तो I2 का वैल्यू क्या मिलना चाहिए? +5। +5। I2 और I13 का वैल्यू हमें पता चल गया, इन दोनों का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। तब देखो हमें I1 क्या मिलना चाहिए? -3। -3। I1 इज -3। तो आप बताओ इनमें से कौन सा करंट इनटू द पेज है, कौन सा करंट आउट ऑफ द पेज है? I1 and I3. I1 and I3 इज इनटू द पेज एंड I2 क्या होंगे? आउट ऑफ द पेज। ठीक है, तो आप देख लो यहाँ पर क्या बोला गया, ऑप्शन ए में क्या बोला गया कि I1 इज इक्वल्स टू 3 एम्पियर एंड इनटू द पेपर है, तो ये करेक्ट है ऑप्शन ए। I1 का वैल्यू -3 एम्पियर है और ये इनटू द पेज है। ऑप्शन बी में क्या बोला गया, I2 इज 5 एम्पियर एंड करंट का डायरेक्शन किस बराबर है? आउट ऑफ द पेपर है, तो ऑप्शन बी भी करेक्ट है। ऑप्शन सी में क्या बोला गया है कि I3 इज इक्वल्स टू 0, I3 इक्वल्स टू 0, बट I3 इक्वल्स टू क्या आना चाहिए? -1 होना चाहिए, तो ऑप्शन 3 इज रॉन्ग। एंड ऑप्शन डी में बोला गया I3 इज 1 एम्पियर एंड आउट ऑफ द पेपर, बट क्या होना चाहिए? इनटू द पेज होना चाहिए। तो दो ही ऑप्शंस करेक्ट है, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। सो एक MSQ क्वेश्चन है, ठीक है, मोर देन वन ऑप्शन कुड बी करेक्ट। सो इस टाइप का क्वेश्चंस आपको दे सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन तो बहुत इजी होकर दिया है ना, कि यहाँ पे सारे लूप का डायरेक्शन देखो आपको सेम डायरेक्शंस पे गिवन है। क्वेश्चंस पे इससे और भी कॉम्प्लिकेटेड करके पूछता है समटाइम्स, कि किसी लूप का डायरेक्शन जो है क्लॉकवाइज ले लेता है, किसी में एंटी क्लॉकवाइज भी ले लेते हैं। ठीक है, तो आप हमेशा क्या एज्यूम करोगे जब ऐसी सिचुएशन रहेंगे, फर्स्ट हम एक एज्यूमशन कर लेंगे कि हमेशा करंट फ्लो का डायरेक्शन हम क्या मानेंगे? आउट ऑफ द पेज। सो उस पेज के रिस्पेक्ट में अगर हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे रहे तब एम्पियर्स लॉ में पॉजिटिव साइन यूज करके इक्वेशन लिखोगे, और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे लूप गिवन रहे तब आप नेगेटिव साइन यूज करोगे। तो इस प्रॉब्लम मतलब इस फॉर्मूला से आप इक्वेशन सेटअप कर लो और वहां से I1 I2 I3 का वैल्यू कैलकुलेट करो, और उसके बाद इस डायरेक्शन देख के प्लस आए तो आउट ऑफ द पेज ही होगा, और माइनस आए तो क्या लिखोगे? इनटू द पेज होगा। ठीक है, सो ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, और जो कॉन्सेप्ट बताया गया वो भी एक बार प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्लास में वेक्टर पोटेंशियल, मैग्नेटिक डाइपोल, और इस मैग्नेटिक डाइपोल को अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते तो उसके ऊपर फोर्स वगैरह क्या होंगे, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। सर एक छोटा क्वेश्चन था। हाँ बोलो। सर आपने वो पिछले क्लास में वो स्पाइरल वाला क्वेश्चन कराया था ना, जिसमें वो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर निकालना था। सर उसमें आपने करंट को Ni/L से डिवाइड किया था करंट डेंसिटी निकालने के लिए। सर मैंने उसको एरिया के साथ डिवाइड करने का कोशिश किया था, मतलब Ni/πb² मैंने c² करके फिर 2πx dx मल्टीप्लाई करने का सर, लेकिन उससे आंसर नहीं आ रहा था। स्पाइरल वाला का ना? हाँ सर। अपने सरफेस करंट यहाँ पे कैसे होंगे बताओ? सर वो करंट तो पूरा प्लेन के ऊपर जा रहा है ना, सर्किल टाइप में, तो करंट प्लेन के ऊपर है, बट ईच वायर जो है वायर का भी तो कुछ थिकनेस होंगे ना, एक तरीका से करंट वॉल्यूम से पास हो रहा है कि नहीं? वायर का जो वॉल्यूम होगा उसके थ्रू पास होगा ना। इसे अगर आप सरफेस करंट से सरफेस चार्ज मान रहे हो कि सरफेस करंट मान रहे हो? तो सरफेस करंट जैसे मतलब Ni/πb² - a² × 2πx dx di के लिए, फिर उसे करना, उससे भी आंसर आ जाना चाहिए। आपने कुछ मिस्टेक कर रहे होंगे, आप मुझे एक मैसेज ड्रॉप कर दो, मैं आपको थोड़ी देर बाद उससे भेज दूंगा। ठीक है, उस मेथड से सॉल्व करके। ठीक सर मतलब मैंने जो सॉल्व किया मैं आपको भेज दूं? हाँ हाँ, वो भी भेज दो और मैं आपको करेक्ट मेथड भेज दूंगा। ओके सर।